हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सेंगची छोटे होते दिखाई जाती है जो अपने हाई स्कूल में अपनी क्लास में होती है, पर उसका सारा ध्यान और ही बातों में होता है। वो सर की तो बात ही नहीं सुन रही होती, जिसकी वजह से सर उसे खड़ा करके काफी ज्यादा डांटने लगते हैं और यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि अपनी मॉम को कल लेकर आना, मैंने उनसे बात करनी है। ये कहकर जब सर क्लास से चले जाते हैं उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब तुम अपनी मॉम को कैसे लेकर आओगी, पहले भी तुम्हारी मॉम एक वीक में 2 बार आ चुकी है। इतने में सेंगची की फ्रेंड को बाहर से कुछ लड़के इशारा करने लगते हैं कि इसको भाई हमारे पास लेकर आओ, पर सेंगची जो जाने का नाम नहीं ले रही होती है, कह रही होती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अगर तुमने जाना है ना तो वहाँ पर चली जाओ। पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी मॉम आएगी, तो वो उसे बताती है कि नहीं मॉम नहीं, मैंने भाई से बात कर ली है। पर इतने में उसका मूड ऑफ हो जाता है जब उसका भाई मना कर देता है। रास्ते में भी अपने भाई को इतनी बातें सुनाते हुए जा रही होती है। इतने में जब घर पर पहुँचते तो उसको अपनी मॉम से पता लगता है कि उसका भाई सोंगयान घर पर आ गया है, तो वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर ऊपर जाती है। पर इतने में आगे देखते है कि सोंगयान उसके भाई की जगह जोशु बैठा होता है, जो हमारा इस ड्रामे का मेन लीड कैरेक्टर होने वाला है। सेंगची तो उसे देखने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये उसका भाई है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो वो जोशु से कहने लगती है कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम पास में आकर देख सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। पर इतने में उसका पीछे से भाई सोंगयान आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसको आकर थोड़ा बहुत तंग करने लगता है। इतने में जोशु आकर सोंगयान से पूछने लगता है कि क्या हम दोनों इतने मिलते हैं कि तुम्हारी बहन ने मुझे ये कह दिया कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। ये सुनने के बाद तो सोंगयान उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ जाऊंगा, और तुम्हें क्या ये मैं लग रहा था। इस बात को बदलते हुए सेंगची कहने लगती है कि मैंने तुमसे एक बारे में बात की थी, पर उसका भाई तो वहाँ से जाने लगता है। पर सेंगची कहने लगती है कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी तो हेल्प कर दो। वो कहने लगता है कि अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए, जिस पर सेंगची कहती है कि पहले हाँ बोलो। तो वो कहता है कि अगर मैं ना बोलूं तो क्या तुम मामा को बता दोगी। अब ये सुनते साथ तो सेंगची रोने लगती है और मामा को आवाज़ देने लगती है कि भाई ने मुझे मारा है, जबकि सोंगयान ने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो देख रहा होता है कि इससे तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, और ये मामा को बुलाना शुरू होगी। इतने में उसकी मॉम आकर सोंगयान को डांटने और मारने लगती है और सेंगची जो जोशु के पीछे छुपी होती है, जैसे उसकी मॉम सोंगयान को मारते हुए वहाँ से ले जाती है तो सेंगची जोशु से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे टिश्यू दे सकते हो, और जब वो उसे टिश्यू देता तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है, अगर उसने तुम्हें ना कर ही दी थी तो तुमने तो उसको अपनी मॉम से ही मार पड़वा दी। तो सेंगची कहने लगती है कि तुम्हें उसका नहीं पता, वो बहुत बुरा है, कभी भी मेरी इस तरह हेल्प नहीं करता, अगर मैं उसे बता देती तो वो बिल्कुल भी ना करता। तो जोशु कहने लगता है कि तुम्हें किस चीज में हेल्प चाहिए थी। अब उसकी बात को सुनते हुए सेंगची कहने लगती है कि क्या तुम कल फ्री हो, तो वो कहने लगता है कि कल, पर क्यों, मुझे पहले बात बताओ। तो वो उसे बता देती है कि तुम स्कूल में मेरी रिपोर्ट लेने के लिए चले जाना। पर वो कहने लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, तुम अपने भाई को कहो ना जाकर। जिस पर सेंगची कहने लगती है कि अगर तुम मेरे भाई को प्लास्टिक सर्जरी का नाम बोलते तो हमारी लड़ाई भी ना होती, और ना ही आज मैं तुम्हें कहती। ये सुनते ही जोशु कहने लगता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तो फिर वो उसे पूछने लगता है कि पर मैंने जाना क्यों है, ऐसा क्या हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि अगर मैं ना बताऊं तो वो भी कह देता है कि ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कल मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनते ही वो उसे सब कुछ बता देती है, पर जोशु को तो लग रहा होता है कि अभी भी ये सच नहीं बोल रही। वो कहती है कि तुम मेरे स्कूल में आ जाना ना, अगर मैंने झूठ बोला हुआ तो टीचर सब कुछ बता देंगे। पर इतने में सोंगयान फिर से आ जाता है उसको तंग करने के लिए और कहने लगता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, तुमने क्या यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं। तो वह कहती है कि यहाँ से जोशु को भी जाने का कहो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कपड़े चेंज करते देखकर एंजॉय करेगा। ये सुनते सोंगयान उन दोनों को ही बाहर जाने को कहता है। बाहर जाने के बाद सेंगची फिर से जोशु से पूछने लगती है कि क्या तुम कल मेरे स्कूल में आओगे। तो वो कहने लगता है कि अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। इतने में फिर से उसका भाई पीछे से आ जाता है जाने के लिए। जोशु तो उसके घर से डिनर करके भी नहीं जा रहा होता, तो सेंगची उसे रोक कर कहने लगती है कि डिनर करके जाओ, क्योंकि वो तो इसे इसलिए रोक रही थी ताकि वो उसके स्कूल जाने के लिए मान जाए। पर उसके साथ में खड़ा उसका भाई सोंगयान उसे फिर से बुली करने लगता है। उसकी बातें सुनकर वो कहने लगती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, बल्कि मैं 8th ग्रेड की हूँ। जैसे जोशु उसकी ये बात सुनता है तो उसको कहने लगता है कि अगर तुम 8th ग्रेड में हो तो तुम 14 इयर्स की होगी। तो वो कहने लगती है कि मतलब तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं अपनी एज से छोटी लगती हूँ। तो उसका भाई बोल पड़ता है कि हाँ, ये यही कहना चाहता है। पर जोशु कहने लगता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, और फिर उससे उसके स्कूल के बारे में और उसकी क्लास के बारे में पूछने लगता है और कहने लगता है कि चलो फिर मिलते हैं। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। पर सेंगची सोची होती है कि क्या इसने मुझे हाँ किया या नहीं की, कल ये क्या स्कूल आएगा या नहीं आएगा। और यहीं से हम अपने प्रेजेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर सेंगची बड़ी हो चुकी थी, जो सुबह में उठकर नीचे आती है और नीचे आने के बाद उसको अपना भाई मिलता है। वो ठीक से अपने भाई को बुला भी नहीं रही होती। वो कहने लगता है कि तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। तो सेंगची कहती है कि मॉम डैड से जाकर पूछो वो तुम्हें पहचानते भी या नहीं पहचानते, इतने टाइम बाद तो तुम आए हो। तो वो कहने लगता है कि तुम बस कर दो, इतने टाइम बाद तुम्हें देखा है, ठीक से बात तो करो, मेरा वेलकम तो करो। ये सुनते साथ ही सेंगची उसका ठीक से वेलकम करने लगती है। इतने में मॉम डैड आकर उन्हें खाना वगैरह देने लगते, दोनों खाना खा रहे होते। तभी सोंगयान कहने लगता है कि डैड मैं आपकी कार को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना लगेज भी उठाना और अपने फ्रेंड का भी। ये सुनते ही सेंगची समझ आती है कि इसका दूसरा रूममेट मतलब इसका वही वाला फ्रेंड है। तो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा सामान वगैरह उठाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर सोंगयान तो मान ही नहीं रहा होता, कहने लगता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। और फिर सेंगची कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, देखो तुम इतने टाइम बाद आए
हो, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी। अब मेरा भी तो हक बनता है ना तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँ। ये बातें सुनते उसके मॉम डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ ले जाओ ना अपनी बहन को अपने साथ। इसी के बाद सैंगयान भी मान जाता है उसको लेकर जाने के लिए। तो वो कहती है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और स्कूल जैसे ही खत्म होता है तो सैंगची अपने भाई को कॉल करती है, उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। वो उसे बताने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे अपने डैड की कार नजर आ जाती है जिसमें एक टॉय पड़ा होता है। उसे जाकर देख ही रही होती, इतने में जोशु पीछे से आ जाता है और कहने लगता है कि चोर तुम क्या उठा रही हो। और जैसे ही सैंगची उसे देखती है तो जोशु कहने लगता है कि अरे ये तुम हो सैंगची, तुम इतने छोटे होते देखा था कि अब तो तुम भूल ही गई कि कैसी दिखती हो। पर सैंगची तो उसे देखकर शर्मा रही होती है और बताने लगते है कि मैं अपने भाई की हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे भाई ने बता दिया था कि तुम आने वाली हो। तो उसके हाथ में अपना टॉय देकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, तुम अभी बच्ची हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं 11th ग्रेड में हो गई हूँ तो मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। तो वो भी कहते थे कि ठीक है मैं इसको फेंक देता हूँ। पर सैंगची जल्दी से उसके पास से पकड़ लेती है, कहने लगती है कि कभी कभी मैं खेल भी लेती हूँ। अब शोशो तो उसकी ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है, फिर कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर की थी, तुम्हारे स्कूल गया था। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे याद है। और फिर उसके साथ सामान वगैरह लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसका भाई भी होता है। अपने भाई को इस तरह आराम करते देखकर कहने लगती है कि तुम्हें ऊपर कोई काम नहीं था तो नीचे क्यों नहीं आए। तो इतने में वहाँ पर बाकी रूममेट्स भी आ जाते हैं जो सैंगची के क्लोज आने लगते हैं। तो उसे रोककर उसका भाई कहने लगता है कि सैंगची की कोई भी क्लोज ना जाए, वैसे तुम लोगों से डर जाएगी। और फिर शोशो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ। उसका भाभी कहता है कि हाँ वहाँ पर जाके बैठ जाओ। सैंगची शर्माते हुए वहीं पर जाके बैठ जाती है। और फिर शोशो सबसे कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ बारबेक्यू खाने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी ओवर टाइम की जॉब है, मैं वही करने के लिए जाऊंगा। तो इसी में सब रूममेट्स उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमें भी तो दिखाओ जिसके लिए तुम इतनी जल्दी यहाँ से चले जाते हो। अब सैंगची को तो होने लगता है कि शायद इसके सच में कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और तभी जोशु उसके इतने ज्यादा क्लोज से अपना मोबाइल पकड़कर लेकर जाता है और वहाँ से जब चला जाता है तो बाकी रूममेट से पूछने लगती है कि क्या सच में जोशु की गर्लफ्रेंड है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता ऐसे कामों के लिए। तब जाकर सैंगची के दिल को सुकून आता है और उसका भाई भी कह रहा होता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। पर वो उनके साथ नहीं जाती बल्कि खुद ही घर चली जाती। घर जाने के बाद बुक्स वगैरह को तो पढ़ रही होती है पर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। और यहाँ जोशु दिखाया जाता है जो अपनी जॉब से वापस आता है। सांगयन उसे देखकर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर मुझे कॉल कर रही थी, उसने तुमसे कोई बात करनी है। तो जोशु कहने लगता है कि ऐसा क्या मेरा रह गया। तो उसका भाई कॉल मिला देता है। जैसे ही सैंगची कॉल अटेंड करती है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसके भाई के नंबर से जोशी बात करा। जैसे जोशु की बात सुनती है तो बिल्कुल ही चुप हो जाती है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी कोई चीज नहीं रह गई बल्कि मेरी ही चीज रह गई है। तो वो कहता है कि अच्छा क्या रह गया बताओ। तो वो बताती है कि मेरी वहाँ पर प्रैक्टिस नोटबुक रह गई है। तो वो उसे कह देता है कि सोंगयान के हाथों में तुम्हें भेज दूंगा। पर सैंगची कहने लगती है कि नहीं मेरी वो ऐसे नोटबुक थी और मैंने उसे लिखना भी स्टार्ट नहीं किया था और कल सबमिट भी करवानी है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो वो कहता है कि ठीक है सोंगयान से बात करो इस बारे में। तो वो कहती है कि अगर मैंने उससे बात की तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। तो इन बातों के बाद जोशु से कह देता है कि ठीक है तुम कितने बजे स्कूल जाती हो। तो वो उसे अपने स्कूल की टाइमिंग बताती। तो वो कहता है कि क्या तुम 6 बजे उठ सकती हो। जिस पर पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा ऐसे लिखवा दूंगा, तुम 6 बजे उठकर बस स्टॉप पर आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी से 6 बजे का अलार्म लगा लो। इस बात के बाद तो सैंगची इतने ज्यादा अलार्म लगा लेती है 5 बजे से लेकर और फिर सो जाती। एक एक करके अलार्म बंद कर रही होती है। 6 बजे वाले अलार्म पर उठ जाती है। उठने के बाद फौरन बस स्टॉप पर जाती है जहाँ पर जाते ही उसे पता लगता है कि अभी तक तो जोशु वहाँ पर आया ही नहीं और उसका काफी टाइम वेट कर रही होती है कि आज उसने आना भी है कि नहीं आना। फिर हमें छोटे होते सैंगची दिखाई जाती है जो अभी भी क्लास के लेक्चर्स को गौर से नहीं सुन रही होती। तो उसके सर उसको देखकर कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। जो सैड होकर अपने स्कूल से वापस आ रही होती है क्योंकि आज के दिन ही जोशु ने आना था पर वो नहीं आता। तो जाते जाते यही सोचते हुए गिर जाती है। तो उसे आकर जोशु ही उठाता है। जोशु कहने लगता है कि तुम इतनी उदास क्यों, क्या हुआ है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम इतना लेट आए हो, तुम्हें पता नहीं इस टाइम पर स्कूल ऑफ हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, पर अभी जाकर तुम्हारे टीचर से मिल लेते हैं। तो वो दोनों जब उसके सर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो सैंगची कह रही होती है कि तुमने कोई भी बात मुझे आकर वापस नहीं करनी और जो भी वो तुम्हें कहे बस उनको सुनी जाना है। तो वो कहने लगता है कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है और डर भी लग रहा है। पर जैसे सर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तो जोशु उसके सर से बात करने के लिए पहुंच जाता है। सर उसके देखकर पहले तो पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं इसका भाई हूँ। तो वो अपना नाम गलत बता देता है, जो उसके भाई का नेम होता है वही नेम ले लेता है। पर सर को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इतना लंबा इसका भाई और इतना प्यारा। पर फिर भी सर किस तरह यकीन करके उसे सारी बातें बताने लगता है। कहने लगते हैं कि ये स्कूल की टॉपर बच्ची है पर इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। जब मैं लेक्चर दे रहा होता पता नहीं ड्राइंग ही की जाती है और जब मैं इसे क्वेश्चन करूँ तो ये उल्टे सवाल मुझसे ही पूछने लगती है। सैंगची के पास उसका फ्रेंड जो फैंग होता है वो आकर उसे पूछने लगता है कि क्या ये सच में तुम्हारा ही भाई है, काफी लंबा हैंडसम है। पर सैंगची कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगे इस बात से। और फिर इतने में सर की बात पर जोशु उसे अपने पास बुला लेता और कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो सर उसे रोकने लगते हैं कि इतना नहीं डांटो। और फिर वो कहता है कि चलो सर से सॉरी करो और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये मुझे आपके बारे में बताती
आती रहती है आपकी वजह से ही तो ये यहाँ तक पहुँची है सर। तो इसकी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है, पर सैंक्ची सर को सॉरी नहीं करती बल्कि गुड बाय कहने लगती है और जॉशू के दोबारा कहने पर वो सर से सॉरी कर लेती है। और प्रेजेंट वाली सैंक्ची दिखाई जाती है जो बस स्टॉप पर उसका वेट कर रही होती है। इतने में जॉशू से कॉल करके पूछने लगता है कि क्या तुम उठ गई हो, तो वो कहने लगती है कि बल्कि तुम लेट हो गए, मैं तो यहाँ स्टॉप पर आई हुई हूँ। और फिर उसे कहने लगती है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। इतने में वो आ जाता है उसके फेस पर उसके लिए जो मिल्क लाया था वो लगाता है और कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए ये शॉप से लेने गया था। और फिर उसको अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर बैठकर सैंक्ची अपना ऐसे लिख ही रही होती है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम सुबह का खाना खा कर आई हो, अगर नहीं खा के आए तो बता दो। वो कहने लगती है कि नहीं मैं खा कर आई हूँ। तो वो अपने लिए जाकर शॉप से लेने लगता है, पर सैंक्ची जब उसे देख रही होती है तो वो उसे देख कर समझ आता है कि इसे भी कुछ चाहिए, तो वो उसके लिए भी एक कपकेक लेकर आ जाता है। और फिर जब वो ऐसे नहीं लिख रही होती बल्कि उसकी बुक की तरफ देख रही होती है, ये देखकर उसे कहने लगता है कि लिखो ना अपना काम, बल्कि तुम पहले मिल्क पी लो। जैसे वो उसके मिल्क को पकड़ने लगता है तो वो जल्दी से उसे पकड़कर बैग में रख लेती। तो वो कहने लगता है कि तुम तो ऐसे करी हो जैसे मैं तुम्हारा ये मिल्क चुराने वाला था। तो वो उसके आगे से कुछ नहीं बोलती बल्कि उसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। उसे तो लग रहा होता है कि वो इसी सिटी में रहता है, पर उसे बताता है कि मैं दूसरी सिटी में रहता हूँ। पूछने लगती है कि क्या तुम समर हॉलीडेज में अपने घर पर जाओगे, तो वो कहने लगता है कि नहीं। जब आगे कुछ पूछने लगती है तो कहने लगता है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करी, इस बारे में क्यों पूछ रही हो। तो फिर वो चुप करके अपना काम करने लगती है और उसे स्कूल तक छोड़ने के लिए जॉशू आता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे बुलाकर उसे अपना एक लिखा हुआ ऐसे देता है। कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ लिया था। तो वो कहती है कि वो तो मैंने मजाक में लिखा था। तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा ऐसे। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर सैंक्ची को वही वाला लड़का मिल जाता है जो उसके साथ स्कूल में भी हुआ करता था। वो आकर सैंक्ची से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, पर सैंक्ची जो उसे मुंह नहीं लगा रही होती। और जब सैंक्ची क्लास में होती है तो वो वही वाली मिल्क की बोतल बाहर निकाल कर रखती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुमने ये क्यों लिया, तुम्हें तो इससे एलर्जी नहीं है। तो एक और फ्रेंड आ जाती है जो आकर कहने लगती है कि क्या मैं इसे पी लूं, पर वो अपना मिल्क वापस रख लेती है और घर पर जाने के बाद फ्रिज में रखने का सोचती है, पर वो उसे वहाँ पर नहीं रखती क्योंकि उसे डर था कि घर में कोई भी उठाकर उसे बाहर फेंक देगा। इसीलिए वो अपने रूम में ले जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो उसी दिए हुए ऐसे को पढ़ने लगती है। उस ऐसे में वही सब बातें लिखी होती है जो ये अपने भाई को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करवाने के लिए काम करने गई थी। और लेटर के लास्ट में ये भी लिखा होता है कि मैं भी तुम्हें देखकर खुश हुआ था। ये पढ़ने के बाद तो सैंक्ची खुश हो जाती है। इतने में जब उसकी मॉम रूम में आती है तो सैंक्ची ड्राइंग कर रही होती है, तो उसकी मॉम उसके पास में पड़ा मिल्क देखकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगते, पर वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैंने इसे पीना नहीं बल्कि मैं तो इसे देखकर ड्राइंग बनाने लगी हूँ। ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था, पर उसकी मॉम को तो अभी भी डर होता है कि अगर इसने गलती से पी लिया तो इसके साथ क्या होगा। यही मॉम का डर देखकर सैंक्ची उसे फेंकने के लिए चली जाती है। इतने में उसके डैड आ जाते हैं जो आकर कहने लगते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम शादी पर जा रहे हैं, तो तुम पीछे से अपने भाई के साथ रहना। पर सैंक्ची तो इस बात के लिए तैयार नहीं होते, कहने लगते कि नहीं मुझे नहीं अपने भाई के साथ रहना। तो उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हें बुली नहीं करेगा, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसके पैसे कट कर लूंगा, वो भी पॉकेट मनी से। पर सैंक्ची को पता होता है कि डैड की बात तो भाई मानता नहीं, तो मॉम कहती है कि मैं उसे कहूंगी, जिस पर सैंक्ची खुश हो जाती है। और फिर सैंक्ची के जब मॉम डैड घर से चले जाते हैं तो सैंक्ची का भाई पूरे घर में उसको ढूंढ रहा होता है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। उसे जब कॉल करता तो पता लगता है कि वो तो नीचे लेटी हुई है छुकर और अपनी बुक्स वगैरह पढ़ रही होती है। उसे उठाकर वहाँ से कहने लगता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी, और आओ मैं भाई खाने के लिए चला, तुम्हें भी लेकर चलता हूँ। पर सैंक्ची कहने लगती कि नहीं मुझे नहीं जाना। इतने में सैंक्ची को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कहने लगता है कि आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ। अब ये सुनते ही सैंक्ची से पूछने लगती है कि किस दोस्त के साथ जा रहे हो, तो वह कहने लगता है कि इससे तुम्हारा मतलब। ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब सैंक्ची तो उसके साथ जा नहीं रही थी। सैंक्ची भी एक झूठा सा मॉम और डैड को कॉल कर देती है, जिसके बाद भी उसका भाई नहीं रुकता, तो वो कह देती है कि हाँ मेरी गलती है जो मैं नहीं जा रही। तो फिर वो उसे कहता है कि चलो ठीक है जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, बस मैं यही चाहता था। तो वो उसे सिर्फ 2 मिनट देता है, तो वो चुप करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो वो खुद ही उसे आधा घंटा तैयार होने के लिए दे देता है। तो वो जब अपने भाई के साथ भाई खाने के लिए जा रही होती है तो पता लगता है कि वो कोई और फ्रेंड नहीं बल्कि उसका एक फैटी फ्रेंड था जो रूममेट भी था। ये देखकर सैंक्ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जॉशू इसके साथ जाने वाला है। और इसी के बाद उसका भाई अपने फ्रेंड जॉशू को भी लेने के लिए पहुंच जाता है। जॉशू जो वहाँ पर बैठा सो रहा था वो कार में भी आकर अपने फ्रेंड की गोद में सर रख कर सो जाता है। और जब तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते इसी में सैंक्ची जॉशू को देखने लगती। जॉशू भी जब उसे देख लेता तो कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे कोई हेलो हाई भी नहीं की जब मैं कार में आया हूँ। तो वो उसे कहने लगती है कि हाय और आगे यू बोलती है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम मुझे ये कहने लगी हो कि मैं काफी हैंडसम हूँ। ये सुनकर तो सैंक्ची के भाई को गुस्सा आ रहा होता है, पर सैंक्ची कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तुम तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा अगर नहीं हो तो तुम मुझे देख कर ब्लश क्यों करती हो। अब सैंक्ची तो इस बात के बाद बिल्कुल चुप हो जाते है। उसके भाई को भी गुस्सा आ जाता है, पीछे वाला दोस्त भी उसको खींच लेता है और सैंक्ची से कहने लगता है कि इसकी बात पर गुस्सा ना करो, ये तो ऐसे ही है, ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसका भाई भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तो वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल। पर सैंक्ची की ये बात जॉशू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो चुप करके बैठ जाता है। जैसे ही रेस्टोरेंट
आ जाता है तो सभी दोस्त उसके भाई निकल जाते हैं, पर वो अपने भाई को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही रुकना चाहती हूँ। पर सांग्यान कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है, क्या तुम बात का फाइन दोगी? ये कहकर अपने फ्रेंड से कहता है कि इसे भी अपने साथ रखना, और उसे अपनी कार से बाहर निकाल कर चला जाता है। पर जोशुआ नोट करता है कि इसके साथ कुछ तो हुआ है, तो वो उससे आके पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे टॉयलेट जाना है। तो वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम अंदर चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सांची को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम ढूंढने के लिए चलता हूँ, पर वो कहने लगती है कि नहीं रहने दो, और खुद ही आगे की जाने लगती है। तो पीछे से जोशुआ देख लेता है कि इसकी स्कर्ट गंदी हुई है, तो उसे पता लग जाता है कि इसे पीरियड्स आ गए हैं। तो वो ये देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है, और वॉशरूम तक पहुंचाने के बाद कहता है कि क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? तो वो कहती है कि नहीं, जिसे सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा वेट करना। तो वो मार्केट में तो पहुंच जाता है, पर वहाँ पहुंचने के बाद उसके भाई को कॉल करके कहने लगता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत नहीं ठीक। सांग्यान जैसे की बात सुनता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि ठीक है ना, मेरी बहन की हेल्प करो, आखिर तुम भी तो उसके भाई हो। तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन है क्या मेरी बहन है, जल्दी यहाँ पर पहुंचो। अब जैसे सांग्यान वहाँ पर पहुंचता है तो दोनों पैर लेने के लिए तो जाते हैं, पर दोनों को बहुत शर्म आ रही होती है, दोनों एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं कि तुम जाकर लो, पर फिर भी किसी तरह वो वहाँ से ले तो लेते हैं। पर वापसी पर जोशुआ कहने लगता है कि हमें उसके लिए स्कर्ट भी ले लेनी चाहिए। तो उसका भाई कहता है कि क्या उसकी स्कर्ट भी खराब हो गई थी? तो वो कहता है कि हाँ, तो उसके लिए एक स्कर्ट भी ले लेता है। और सांगजी जो वॉशरूम में बैठे उनका वेट कर रही होती है, इतने में बाहर से एक लड़की आती है जिसके हाथ में उन लोगों ने उसके लिए चीजें भिजवा दी थी, जिसे पहनने के बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो उसका भाई वेट कर रहा होता है। तो अपने भाई को देखकर कहने लगती है कि मैंने नहीं जाना। तो वो कहता है कि क्या हुआ? तो कहती है कि मुझे काफी एम्बेरस फील हो रहा है। तो फिर भी उसका भाई उसको धक्के से साथ में ले जाता है। जैसे टेबल पर जाकर उनके साथ बैठती है तो जोशुआ उसके लिए पानी लेकर आ जाता है, और जिस चीज का सैंची ऑर्डर देती है वो भाई उसका देखकर कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें बीफ और मटन से एलर्जी है, तो तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। और जैसे उनका ऑर्डर आता है तो उसमें बीफ होने की वजह से जोशुआ उसके खाने से वो सेपरेट करने लगता है। सांग्यान और बाकी सब फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर वहाँ से खाना खाने के बाद जा ही रहे होते हैं, तो सांग्यान को काम याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सिस्टर को उन्हीं के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर उसका फैटी फ्रेंड उसको एक गेम खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद अभी सैंची सोच ही रही होती है कि मुझे क्या करना है। पर इतने में वहाँ पर जोशुआ आकर उससे उसके कॉइन ले लेता ताकि वो इसकी जगह पर खेल के उसे जीत कर दे। सैंची तो बस उसे देखी ही जा रही होती है। इतने में जोशुआ से सच में एक टॉय भी निकाल कर दे देता और कहता है कि अब रोना नहीं छोटी बच्ची। वो तो उसकी इस बात पर भी गुस्सा नहीं करती बल्कि खुश हो जाती है। यहीं से हमें सांची के छोटे होते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोशुआ उसकी रिपोर्ट लेने के बाद आ ही रहा होता है तो उसे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा और घर जाते जाते मैं तुम्हें रास्ते में डांट भी लूंगा। अब ये सुनकर सांची कहने लगती है कि भाई तो नहीं डांटता था, वो जब भी मेरी रिपोर्ट लेने के लिए आता था। तो वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से पूछ लेता हूँ। पर सांची उसे रोकने लगते है, कहने लगती है कि नहीं भाई से मत पूछना। और फिर जब वो उसे तंग किए जा रहा होता है तो सांची की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये देखकर जल्दी से जोशुआ से कहने लगता है कि नहीं मैं तो तुम्हें ऐसे ही कह रहा था, मैं तुम्हारे भाई को कॉल नहीं करूंगा। ये सुनकर वो खुश तो हो जाती है, पर उसे कहने लगती है कि नहीं रात होने वाली है तो तुम घर चले जाओ, तुम्हें तो काम भी होगा ना। तो वो कहते हैं कि नहीं आज मुझे काम भी हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। और फिर जब उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता तो फिर से रास्ते में कहने लगती है कि चले जाओ ना घर। तो वो कहने लगता है कि नहीं आज के बारे में तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। सैंची जो इस बात से खुश हो जाती है, कहने लगती है कि प्रॉमिस करो, और फिर उसके साथ प्रॉमिस भी कर लेती है। तो जैसे उसको घर तक छोड़ता है तो कहने लगता है कि ये बल्ब अपने डैड को जाकर दे देना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो किचन का बल्ब खराब हो गया था। और उसे बल्ब देने के बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो चुपके से सैंची उसे जाते हुए देख भी रही होती है और खुश भी हो रही होती है। और फिर हमें सैंची अपनी फ्रेंड के साथ दिखाई जाती है जिसका नाम निंग होता है, और वो उसको एक जगह पर धक्के से लेकर जा रही होती है कि मैंने अपने फ्रेंड को यहीं पर बुलाया हुआ है। जैसे ही वो दोनों शॉप पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि जोशुआ उतर आकर कहने लगता है कि सांची तुम यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग करने के लिए आई हुई हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उसे ऑर्डर देने के लिए मेन्यू पकड़ा देता और कहने लगता है कि जो तुम लोगों ने खाना है वो ऑर्डर दे दो। उसकी फ्रेंड तो बैठ कर देख रही होती है कि मैंने क्या ऑर्डर देना, पर सांची तो अपने दूसरे इरादों में होती है। वो तो चुपके चुपके से जोशुआ को देख रही होती है, जोशुआ भी उसे देखते हुए देख लेता है। पर जैसे ही वो उसके पास ऑर्डर लेकर जाती है तो अपने छोटे से पर्स से पैसे निकाल कर दे रही होती है, तो आगे से कहने लगता है कि मानयान कम है। तो वो कहती है कि नहीं पूरे हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूं, तुम भी तो मुझे इतना टाइम देख रही थी ना बार बार, तो मैं उसका टैक्स लेता हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो नहीं तुम्हें देख रही थी, और इसी वजह से लगता है तुम्हारी शॉप पे कोई भी नहीं है, आखिर तुम जो यहाँ पर हो। तो कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा समझती हो। फिर कहने लगता है कि नहीं मैंने तुमसे पैसे नहीं लेने, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। और वो जो पैसे वो दे रही होती है वो भी उसे वापस कर देता है। कहने लगता है कि तुम्हारी एक डेजर्ट से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। ये कहकर उसको वापस भेज देता है। पर अभी भी सैंची चुपके से उसको बैठे बैठे देख रही होती है। इतने में वहाँ शॉप पर ऑनर आ जाता है। वो जोशुआ से कहने लगता है कि मैं तुम्हें 15 डेज की सैलरी एडवांस में दे देता हूँ, और अपनी दूसरी शॉप में चला जाता है। ये सब बातें सैंची भी सुन रही होती है। और इतने में वहाँ पर फुजेंग आ जाता है और वो भी आकर जोशुआ को पहचान लेता है, उसे हेलो करता है और कहने लगता है कि तुम्हारा भाई क्या यहाँ पर जॉब करता है।
है। तो वो कहने लगती कि हाँ, तो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो रिच नहीं थी। तो सेंगची कहने लगती कि अब यहीं पर चुप हो जाओ। तो वो भी वहीं पर चुप हो जाता है, उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगता है। पर सेंगची का दिन नहीं होता कि वो डेजर्ट को छोड़कर जाए या उसने जो चीज दी उसे पूरा भी ना खाए, पर फिर भी जल्दी जल्दी खाने लगती। इतने में जाशु उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जा रही हो, पर अंधेरा होने से पहले जल्दी वापस आ जाना। तो वो कहती कि ठीक है, आ जाऊंगी। और जब वहाँ से जा ही रही होती है तो दोबारा से अपने फ्रेंड के पास से वापस शॉप में आ जाती है और आकर जाशु से पूछने लगती कि क्या तुम्हारे पास पैसे कम है? मैंने तुम्हारी ऑनर की बातें सुन ली थी, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो। तो वो ये सुनने के बाद वहाँ से चली तो जाती है, पर जाशु जैसे ही टेबल को देखता है तो उसे पता लगता है कि सेंगची फिर भी पैसे रखकर चली गई है, जबकि उसे मना किया था। और फिर अपने फ्रेंड फुजैंग की पार्टी में होती है तो फुजैंग उसे कुछ कहने वाला होता है, तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे क्या कहने वाला है। तो वो फौरन वहाँ से घर के लिए चली जाती है, पर फुजैंग भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, उसे वहाँ से गुजरते हुए जाशु भी देख लेता है। पर फुजैंग कहने लगता है कि तुम मुझे कब तक इस तरह इग्नोर करोगी? तुम तो मेरी बात का आंस भी नहीं दे रही। तो वो कहती कि कैसा आंस? तो वो कहते कि आज मैंने सोचा था कि तुम्हें अपने बर्थडे पर ये बता दो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर वो आगे से कहने लगती कि क्या मतलब तुम मुझे लाइक करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा, अपनी पढ़ाई पर गौर करो ना। पर वो कहने लगता कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर आगे से सेंगची कहने लगती कि अब रोने ना शुरू हो जाना। तो ये कहते कहते उसे सच में रोना आ जाता है। इतने में वहाँ पर जाशु भी आ जाता और आगे कहने लगता कि क्या मैं तुम लोगों की बातों में आ गया हूँ? तो फुजैंग तो वहाँ से चला जाता है और सेंगची पूछने लगती कि क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? वो कहने लगता है कि हाँ। तो कहती कि तुमने ये भी सुन लिया होगा कि उसने मुझे क्या कहा? तो वो कहता है कि हाई स्कूल में तुम्हें डेट नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती कि तुमने सुना नहीं, मैंने उसे मना कर दिया, बल्कि मैंने उसे ये कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। पर जाशु इस बात को नहीं मान रहा हो, तो वो कहने लगती है कि मैंने सच में उसे ऐसा ही कहा है, तुमने क्या ये बात नहीं सुनी? इतना ज्यादा बोलने के बाद जाशु कहने लगता है कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन है, पर जो लोग तुम्हें लाइक करते हैं अच्छी बात है, तुम्हें कोई लाइक भी करता है, पर तुम्हें दूसरों के साथ इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर उसने अपना लव कन्फेस किया था तो इस तरह रुलाते हुए से नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि प्यार से भेजती, प्यार से रिजेक्ट करती। वो कहने लगती कि मैंने उसको रुलाया नहीं है, बल्कि वो तो बचपन से रोता आया है। फिर जाशु से कहने लगता है कि क्या तुम अकेली घर चली जाओगी? तो वो कहती कि हाँ, मैं चली जाऊंगी। और फिर उसके हाथ में उसके पैसे भी वापस दे देता है और कहने लगता है कि इतना मत सोचो मेरे बारे में, अगर मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और मैं बता भी दूंगा। तो वो कहने लगती है कि अगर मेरे भाई भी होते ना इस जगह पर, मैं उन्हें भी इसी तरह सपोर्ट करती। तो वो कहने लगता है कि अच्छा लग रहा है मुझे ये सुनकर कि कोई मेरी भी फिक्र करता है। और उसे गुड बाय करने के बाद वहाँ से चला जाता है। सेंगची जब क्लास में भी होती है तो उसकी फ्रेंड निंग उसे ठीक से बुला नहीं रही होती। इतने में सर भी कहने लगते हैं कि तुम्हें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर नाम नहीं है। तो वो इतने बहाने लगाने लगते हैं कि सर मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, पर फिर भी सर उसका नेम जंप हाई में लिख देते हैं। और क्लास एंड होने के बाद भी वो अपनी फ्रेंड को बुला रही होती है, पर उसकी फ्रेंड उसे बुलाने का नाम भी नहीं लेती। और इसी तरह स्पोर्ट्स डे आ जाता है। सबसे पहले फुजैंग की टीम की बारी होती है, जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था। फुजैंग के लिए इतना खुश हो रही होती है उसकी फ्रेंड ने, और ये सब सेंगची देख रही होती है। और फिर सेंगची की हाई जंप की बारी होती है, तो वो अपनी हाइट और क्वालिफाई होने के लिए जाती है, तभी उसका भाई वहाँ पर बैठा होता है, उसको देखते साथ ही रिजेक्ट कर देता है। वो कहने लगती है कि क्यों, तुम कितने बुरे हो? तो वो कहता है कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है। तो उसको फॉर्म में अपनी हाइट दिखाने लगती है कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। इस बात पर हंसते हंसते वो तो अपने फ्रेंड जाशु को भी उठा देता है और वो उठते साथ उसके सनफ्लावर की तारीफ करता है। तो वो अपने सनफ्लावर को छुपाकर वहाँ से चली जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। इतने में पीछे से जाशु उसके पास आ जाता है, उसे कैप देता है और कहने लगता है कि अच्छे से वार्म अप कर लो। पीछे से उसका भाई उसकी पिक्स वगैरह बनाने लगता है, कहने लगता है कि डैड ने कहा था बनाने को। तो वो उसे रोकने लगती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसी पिक्स ना बनाओ जहाँ पे मैं बुरी लग रही होती हूँ। पर वो कैमरा जब वापस नहीं कर रहा होता तो जाशु उससे उसका कैमरा ले लेता, कहने लगता है कि अपनी सिस्टर को बुली करना बंद करो। और यहीं से स्पॉट में जंप हाई का टाइम आ जाता है, जहाँ पर पहली लड़की पार कर जाती है और दूसरी लड़की सेंगची होती है जो उसकी तरफ भागती है। तो पहली बार में तो वो वहीं पर ब्रेक लगा लेती है और दूसरी बार जब जाती है तो पहले ही जंप लगा लेती है, जिसकी वजह से वो मैट्रेस पे गिरने की बजाय उससे पहले गिर जाती है और चोटें भी लग जाती है। ये देखकर उसका भाई जल्दी से उसे उठाने के लिए आ जाता है और जब उसने उठाया होता तो सर जाशु को देखकर कहने लगते हैं कि तुम इसके भाई? वो कह देते हैं कि हाँ मैं इसका भाई हूँ। और दूसरा जो उसका रियल वाला भाई होता है वो बोलने वाला होता है, तो उसका मुंह बंद करके कहती है कि ये मेरा डैड है। अब सर तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, तो वो अपने भाई को वहाँ से मारते हुए ले जाती है और रास्ते में भी उसका भाई उस पर इतना ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तो वो उसे कहने लगती है कि बस कर दो मुझ पर चिल्लाना। अब इन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर जाशु कहने लगता है कि इसे मैं उठा लेता हूँ, अपनी बैग पर उठाकर उसे ले जाता है, क्योंकि अब फिर से उसके भाई को एक नया काम याद आ जाता है। जाशु जब उसे फार्मेसी में जाकर बिठाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो उसको खुद ही मेडिसिन लगाने लगता है। सेंगची उसे इस तरह लगाते देखकर कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे हो, एक मेरा भाई है जो मुझ पर चिल्लाता ही रहता है, वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता। पर जाशु कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम गिरी थी तो उसको देखने वाला था, वो कैसे तुम्हारे लिए परेशान हो गया था।
पापा कहने लगते कि नहीं वो तो मुझ पे चिल्लाता रहता है। जोशु कहने लगता है कि जितना उसके दिल में प्यार है ना, पर उसका चिल्लाना कोई भी नहीं रोक सकता। इतने में उसका भाई आ जाता है और आकर पूछने लगता है कि कैसी हो। फिर कहता है कि चलो आ जाओ मेरी बैग पे, मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूँ। तुम्हारा डैड अगर तुम्हारा भाई फ्री हुआ तो वो भी तुम्हें कभी कभी ले जाया करेगा। तो फिर वो जोशु की तरफ देखकर अपने भाई की बैग पर आ जाती है और जब वो अपने भाई के साथ जा रही होती है तो देखते है कि एक और लड़की गिरने की वजह से जोशु बहुत ही प्यार से उसे सहारा देते हुए लेकर आ रहा होता है। ये देखकर सैंची बिल्कुल ही सैड हो जाती है कि देखो मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ मेरे साथ इतना नाइस होता है, पर ये तो हर लड़की के साथ इतना नाइस है। और फिर जब वो नेक्स्ट क्लास में होती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है, कहने लगती है कि क्या तुम अब मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जाओगी पहले की तरह। इसी से वो खुश हो जाते हैं। जोशु दिखाया जाता है जो सैंची को स्कूल से लेने के लिए आया होता है, तो गार्ड से जाके पूछता है कि क्या इस क्लास की बच्ची कोई है। तो गार्ड अंदर से देख कर आकर बताता है कि उस क्लास में कोई भी बच्ची नहीं है। अब ये सुनने के बाद तो जोशु परेशान सा हो जाता है। और दूसरी तरफ सैंची दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि क्या तुम पैसे लेकर आई हो ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैंने कुछ पैसे ज्यादा रखे थे। और पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्या लेना है जो मुझसे पैसों के बारे में पूछ रही हो। और उसे चुप करके लेकर जा रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर जाना है जो साइबर कैफे होता है। ये देखते साथ ही सैंची कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना टीचर्स ने यहाँ पर आने से हमें मना किया हुआ है क्योंकि ये एक डेंजरस जगह है। तो वो कहने लगती है कि मुझे तो जाना है, पर सैंची तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही होती। तो वो कहने लगती है कि ठीक है मैं अकेली चली जाती हूँ। तो जब वो सैंची को छोड़कर जा रही होती तो सैंची का दिन नहीं मारा होता है कि वो उसे अकेले भेजे, तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है। और दूसरी तरफ जोशु दिखाया जाता है जो हर जगह पर उसे ढूंढ रहा होता है और शॉप वाले से भी जाकर पूछता है कि क्या आपने इस तरह की लड़की देखी जिसके पाँव में इंजरी हुई हो। तो वो उसे बताता है कि मैंने इस तरफ इस गली में जाते हुए देखा है। और इधर सैंची और उसकी फ्रेंड दोनों दिखाई जाते हैं जिनको कुछ 3 लड़कियां आकर बुली करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम पैसे लेकर आई हो। तो वो कहती कि नहीं मेरी मॉम डैड मुझे पैसे नहीं दे, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं। पर वो कहने लगती कि मेरी फ्रेंड के पास पैसे हैं, तो उसके पास से भी उसका वो पर्स ले लेती हैं और उसमें जितने पैसे होते हैं वो लेने के बाद कहने लगती है कि क्या तुम आज सिर्फ इतने पैसे लाई हो, क्या तुम इतनी गरीब हो जो सिर्फ इतने से पैसे लेकर आई हो। तो वो उसके बैग को भी चेक करने लगते हैं। उसको पूरा चेक करने के बाद उन्हें फिर भी कोई पैसे नहीं मिलते। तो वो उन दोनों को कहने लगती है कि कल इस टाइम पर यहाँ पर पैसे लेकर आना, वरना देखना हम तुम्हारे स्कूल के बाहर पहुँच जाएंगे। ये सब कहकर जब वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं तो सैंची कहने लगती है कि क्या तुम इन्हें जानती। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं इन्हें जानती। पर सैंची कहने लगती है कि मुझे पता है तुम उसी दिन की बात की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना। तुमने स्पोर्ट्स में मुझे नहीं बुलाया जब मैं गिरी थी, तब भी तुम मेरे पास नहीं आई और तुम अभी भी इन लड़कियों को जानती हो जबकि तुम मना कर रही हो कि मैं नहीं जानती। मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हो। ये कहकर जब उसे छोड़कर जा रही होती है तो मुझसे सॉरी करने लगती है, पर सैंची उसकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और कहने लगती कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। ये कहकर उसे वहीं पर छोड़कर जा रही होती है, पर किसी न किसी तरह अपने पाँव से चलते हुए जा रही होती। इतने में आगे से जोशु आ जाता है उसे ढूंढते हुए और आकर उसे फौरन पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किसके साथ आई थी। सैंची उसका कोई आंसर देती बल्कि उसको इस तरह बात करते देखकर रोने लगती है। तो वो उसे देखने लगता है कि ये क्यों रो रही है और उसको हक कर लेता है। कहने लगता है कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो एक जगह पे बैठ के उसे जूस ला कर देता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ था। आज तुम मुझे नहीं बताओगी तो देखना मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। तो वो कहने लगती कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बताऊंगी, बल्कि मैं घर वालों को भी बताऊंगी, उनसे भी कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो वो उसे बता देती है कि कुछ लड़कियों ने मुझे बुली किया था, उन्होंने मुझसे मेरा पर्स भी ले लिया, मेरे पैसे भी ले लिए और फिर कह रही थी कि कल इस टाइम पर दोबारा आना हमें पैसे देने के लिए। और मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी जो मुझे वहाँ पर लेकर गई थी, पर उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया बल्कि वो भी उनके हाथों बुली हुई है। जोशु उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर कहने लगता है कि तुमने ठीक सोचा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देनी चाहिए, उनसे बल्कि कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, जो भी हो हमेशा बताओ। और फिर पूछने लगता है कि तुम घर कैसे जाओगी। तो वो कहती है कि मैं बस से चली जाऊंगी। जिस पे वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पाँव पर किसी ने पाँव दे दिया तो तुम्हारा क्या होगा। यही सोचकर वो बाइसाइकिल लेने के बाद उसे अपने साथ बिठा कर लेकर जाने का सोचता है और वहाँ से उसे एक न्यू रास्ते से लेकर जा रहा होता है और बता रहा होता है कि ये काफी प्यारा है। सैंची भी उसके साथ जाते हुए काफी खुश हो रही होती है। जैसे जोशु उसको उसके घर तक छोड़ता है तो क्या लगता है कि आज तुमने अपने मॉम डैड को बात बता देनी और साथ ही साथ उसको कुछ पैसे भी दे देता है जिसको सैंची नहीं ले रही होती। तो वो धक्के से उसके हाथ में दे देता है और वहाँ से उसको घर के अंदर भेजने के बाद चला जाता है। और घर में अपने रूम में जाने के बाद भी उसके दिए हुए पैसों को देख रही होती है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सैंची जब अपने स्कूल से निकलती है तो देखते है कि वहाँ पर उसका भाई अपने सारे दोस्तों के साथ आया हुआ है। ये देखकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो सैंग्यान उसको आवाज देकर बुला लेता है। कहने लगता है कि बताओ किन लोगों ने तुम्हें बुली किया था, उनके पास हमें लेकर चलो, मैं भी उन्हें बताता हूँ कि मेरी बहन के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उन्हें लेकर नहीं जा रही होती तो जोशु उसका बैग उसके कंधों से उतार कर ले लेता है और जब आगे जा रहा होता है तो उसका भाई अपनी सिस्टर को पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। जब वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सैंची पहले उनसे बुली हुई थी, पर अभी वहाँ पर लड़कियां तो नहीं होती। तो उसका भाई पूछने लगता है कि वो दिखने में कैसे थे। तो वो बताती है कि एक लड़की ने हेयर डाई किए हुए थे और दूसरी के बाल शॉर्ट थे और तीसरी वाली लड़की मुझे ठीक से याद नहीं। तो उसका भाई कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो तीनों लड़कियां थी। तो वो कहती
कहती है कि तुमने मुझसे पूछा, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि अब इस तरह अच्छा लगता है कि हम 4 लड़के उन 3 लड़कियों का मुकाबला करने के लिए जाएं। तो फिर वो एक अपने फ्रेंड को अपनी सिस्टर के पास छोड़ने का सोचता है और बाकी दोनों को अपने साथ ले जाता है। और जैसे तीनों उस साइड पर जा रहे होते तो वहाँ पर सच में वो तीनों लड़कियों ने मिल जाती हैं जो स्मोकिंग कर रही होती हैं। ये देखकर संज्ञान उनके पास जाके उसकी सिगरेट लेकर उसको अपने पाँव के नीचे दे देता और कहने लगता है कि तुम्हारी जितनी एज में स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए बल्कि पढ़ना चाहिए और तुम लोग किन कामों में लगे हुए हो। तो वो कहने लगती कि तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ। तो वो कह देते कि हाँ मैं बताता हूँ ना, जिन 2 लड़कियों को तुमने कल बुली किया था उनमें से एक का भाई हूँ मैं। अब उसके इतने ज्यादा गुस्से को देखकर वो कह देती है कि हाँ मैंने बस उसके 50 यानी तो लिए थे, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे उसके पास, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें वापस कर देती हूँ। पर वो कहने लगता है कि तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया तो किया क्यों। और जोशु उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए। वो तो जोशु से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, यहाँ तक कि उसके डर से बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। जोशु भी उसके क्लोज में जाकर उसको ये सब बातें कहता है और साथ में ये भी कहता है कि अब किसी और लड़की को बुली मत करना क्योंकि तुम्हारे बुली करने से वो और भी कमजोर होती हैं। उसे अच्छे से समझाने के बाद तीनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। उन्हें आते हुए देखकर सैंगची बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तीनों में से कोई भी उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, पर बस उसका भाई संज्ञान उसका वो पर्स उसे देने लगता है, जिसे देखकर तो सैंगची बहुत ही खुश हो जाती है। उसका फ्रेंड पूछा होता है कि बताओ ना वहाँ पर क्या हुआ, मुझे सब कुछ जानना है। तो वो भी बड़ी बड़ी छोड़ने लगता है कि तुम्हें पता ना 1 मंथ में मैं 10 लोगों को वैसे ही मार देता हूँ। बस सैंगची जिसने मुंह में लॉलीपॉप रखा होता है उसे देखकर जोशु कहने लगता है कि तुम बिल्कुल एक फिश जैसी लग रही हो, लाओ मुझे लॉलीपॉप दो, मैं तुम्हें रख के दिखाता हूँ कि हैंडसम लड़का कैसा लगता है। तो उसके फ्रेंड कहने लगते हैं कि अब बस भी कर दो, उसके भाई के सामने ये सब चीजें क्या बोल रहे हो, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। तो सैंगची उसको पैसे देने लगते हो, कहने लगते है कि तुम अपने लिए कैंडीज ले लेना। तो वो कहते है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ये पैसे अपने पास रखो। तो वो कहती है कि जो तुमने मुझे पैसे दिए थे वही पैसे समझ कर ये ले लो। फिर ये सुनने के बाद वो उससे वो पैसे ले लेता और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। और छोटी सैंगची दिखाई जाती है पास्ट वाली, जो उसे जोशु ने बल्ब दिया था वो उसी बल्ब को अपने पास रख लेती है, बल्कि उसे निकालने के बाद उसके ऊपर ड्राइंग करके अपने लैंप में लगा देती है। और वही वाला लैंप उसके पास अभी प्रेजेंट में भी था, जो उसी लैंप को चलाने के बाद वो सुबह में उठी है। और जब अपनी क्लास में आती है तो वहाँ पर पता लगता है कि उसकी जो फ्रेंड थी उसका एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ने तो किसी बच्चे को ये बात नहीं बताई होती कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, पर सैंगची को तो सारी बात का पता होता है। वो तो अपनी फ्रेंड को देख भी नहीं रही होती। उसकी फ्रेंड जब वहाँ से जाने लगती है तो उसको एक पेज देकर जाती है और अपनी मॉम डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद सैंगची का दिल तो नहीं कर रहा होता उस पेज को पकड़ कर देखने का, पर फिर भी वो किसी तरह उस पेज को खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है कि एक लास्ट टाइम मुझे माफ कर दो, ये मेरा आखिरी सॉरी है। और फिर सैंगची के एग्जाम आ जाते हैं, जो एग्जाम दे रही होती है। तो एग्जाम्स के बाद जब घर पर होती है तो उसका रिजल्ट भी आ जाता है, जिसका रिजल्ट लेकर उसके डैड उसके पास आ जाते हैं और उसका रिजल्ट दिखा रहे होते तो पता लगता है कि सैंगची ने बिल्कुल ही फिजिक्स में 6 मार्क्स लिए होते हैं, जिसे देखने के बाद कहने लगते हैं कि अच्छा मुझे तो लगा था इतने मार्क्स भी नहीं आने। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या ये प्राउड की बात है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर रखूंगा। पर वो अपनी मॉम की सिंपैथी लेने के लिए जाती है तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हारे लिए ट्यूटर आएगा तो आएगा। और वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अपना संज्ञान होता है। उसे देखकर कहने लगती है कि डैड ने जो ट्यूटर रखा वो तुम हो। वो कहने लगता है कि हाँ, और फिर उसे फिजिक्स पढ़ाने लगता है। सैंगची के तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे होते, बार बार कभी जी का पूछ रही होती है, कभी एफ का पूछ रही होती है, कभी आर का। और फिर वो उसे एक एक चीज बताने के बाद वो दोबारा से रिपीट में पूछ रही होती है तो उसका भाई उसे तंग आ जाता है। और इसी में दोनों बहन भाइयों में काफी फाइट हो जाती है। और इसी फाइट के बाद दोनों ही मॉम डैड के पास आ जाते हैं। दोनों कहने लगते हैं कि मैंने इसे नहीं पढ़ाना है, कहती है कि मैंने इसे नहीं पढ़ना। तो उसके मॉम डैड इनकी बातें सुनने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है तुम ना पढ़ाओ, मैं इसके लिए न्यू ट्यूटर का अरेंज कर दूंगा। इसी के बाद सैंगची दिखाई जाती है जो अपने रूम में होती है। तो उसकी मॉम उसको आकर बताती है कि तुम्हारे लिए न्यू ट्यूटर का अरेंज हो चुका है और वो कल तुम्हें पढ़ाने के लिए आ जाएगा। सैंगची तो हो जाती है कि इतनी जल्दी न्यू ट्यूटर भी इनको मिल गया। और फिर अपने ड्रेस वगैरह निकाल कर सुबह में ट्यूटर के लिए पहन लेती है और वहीं पर उनका वेट करते करते सो जाती है। सैंगची उठने के बाद अपने पूरे घर में देख रही होती है कि अभी तक कोई भी ट्यूटर मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आया। इसी खुशी में नीचे जाकर अपने भाई से कह रही होती है कि ट्यूटर अब चेंज करवा दो, ये ट्यूटर तो टाइम पर भी नहीं आ पाया। पर इतने में से फील होता है कि मेरा भाई तो ऊपर से आ रहा है, तो ये किचन में कौन है। तो पता लगता है किचन में कोई और नहीं बल्कि जोशु होता है, जिसे देखते साथ ही वो जल्दी से छुप जाती है। तो संज्ञा कहने लगता है कि तुम्हें क्या मॉम ने बताया नहीं था कि तुम्हें पढ़ाने के लिए जोशु ही आ रहा है। पर जोशु जिसे सबके लिए खाना वगैरह बनाया होता है, सैंगची के लिए भी नूडल्स बनाए होते हैं, वो उसे कहने लगता है कि तुम भी आकर खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। और उसका भाई कहने लगता है कि क्या तुम जल्दी नहीं उठ सकती थी, आधा दिन गुजर गया है कि जोशु तुम्हारा वेट कर रहा था। तो वो अपने भाई को चुप करवा कर खाने के लिए आ जाती है। बिल्कुल चुप करके उसे देखते देखते सैंगची अपना खाना खा रही होती है। और खाने के बाद जब रूम में आती है तो अपनी हर एक बुक को पढ़ने के लिए नीचे लेकर आती है, पर देखती है कि दोनों तो गेम खेलने में बिजी है। तो अपने भाई के सामने जाकर बैठ जाती है। तो उसका भाई कहने लगता है कि
आगे से हट जाओ। उसे इस तरह की हरकतें करते देखकर जाशु तो हंस रहा होता है और सांगयान से कहने लगता है कि अब अपनी बहन को बुली भी मत करो। तो सांगची कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे अभी पढ़ाना नहीं? तो उसका भाई बोलने लगता है कि अभी तुमने खाना खाया तो कुछ बैठ कर खुद ही पढ़ लो, थोड़ा टाइम बाद ये तुम्हें पढ़ा देगा। तो जाशु भी कहता है कि हाँ मैं गेम खेल लूं, उतना टाइम बैठकर इसे पढ़ लो। वो अपनी सीवी उसे देता कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ तुम्हें ये ना लगे कि मैं सही से पढ़ा नहीं सकता। तो वो तो सबसे पहले उसकी सीवी से उसका नेम पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहने लगती है कि अच्छा इसकी स्पेलिंग ये है, और फिर सोचने लगती है कि इसने इसके ऊपर पिक क्यों नहीं लगाई हुई अपनी। तो अपने मोबाइल से उसकी पिक बनाने लगती। कभी उसका भाई आगे आ जाता है, कभी वो खुद पीछे चला जाता है, पर जब वो दोबारा आगे आता है तो उसकी पिक तो बना लेती है जूम करके। पर इतने में उनकी गेम खत्म हो जाती है और जाशु उसे देखने लगता है और अपना एक वॉइस देने लगता है पिक बनाने के लिए। ये देखने के बाद तो सैंची खुद कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या करे, अपने मोबाइल को देखने लगती है। तो उसका भाई कहने लगता है कि तुम इसकी पिक बना रही थी तो तुम मेरी क्यों नहीं बनाई, क्या मैं ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ? तो सैंची पहले तो कुछ नहीं बोल रही होती, फिर कहती है कि मैंने कोई पिक नहीं बनाई, वो तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मेरा भाई तो काफी हैंडसम है, तुम भी अपना भाई दिखाना। तो मैं तुम्हारी पिक लेने के बाद क्यों अपनी इंसर्ट करवाऊं, अपने आप को एम्बैरेस फील करवाऊं? ये बात तो सुनने के बाद सांगयान उसे मारने को पड़ता, पर जाशु से रोक लेता है, कहने लगता है कि कुछ नहीं होता। वो तो ऊपर जाते हुए भी उसे तंग करके जारी होती है और जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी सीवी के साथ साथ उसकी पिक को भी निकाल कर देखने लगती है जो उसने ली थी, और वैसे उसकी तरह सेम पोज बनाने लगती है। और फिर उसे याद आता है कि मैंने तो अपने कॉन्टेक्ट में इसके नंबर पर स्पेलिंग चेंज करने हैं, तो उसका नेम दोबारा से लिख देती है। और फिर उसके रूम में जाशु से पढ़ाने के लिए आ जाता है और आके कहने लगता है कि अपना मोबाइल दिखाओ, तुमने जो पिक लिया वो मैं भी देखूं जरा मैं कैसा लग रहा हूँ, कहीं मैं अगली तो नहीं लग रहा, ये ना हो कि तुम अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बैरस हो जाओ। सैंची तो उसे देखी जा रही होती, तो वो कहने लगता है कि अगर अच्छी नहीं आई तो मैं तुम्हें दोबारा पिक ले देता हूँ। तो सैंची कहने लगती है कि मैंने कोई भी पिक नहीं ली, चलो आप मुझे पढ़ाओ। तो फिर उसकी बात सुनने के बाद जाशु भी उसे पढ़ाने के लिए बैठ जाता है। पहले तो उसका फिजिक्स का पेपर देखता है, पेपर देखने के बाद उसे डिफरेंट टॉपिक समझाने लगता है, कहने लगता है कि इस वीक के लिए बस इतना ही। तो सैंची कहने लगती है कि क्या मतलब तुम मुझे डेली पढ़ाने के लिए नहीं आओगे? तो वो कहता है कि नहीं मैं डेली नहीं आ सकता, 3 दिन मेरा काम होता है और 3 दिन में तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तो क्या इतना काफी नहीं है? तो उसे समझाने वगैरह के बाद जाशु वहाँ से चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे आता है तो जाशु फिर से सैंची को पढ़ाने के लिए आ जाता है। सैंची भी जल्दी से पढ़ने के लिए बैठ जाती है और उसकी आंखों को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम सोए नहीं? तो कहने लगता है कि हाँ मेरे पास काम ज्यादा था, मैं उसी को करता रहा तो मैं कम सोया हूँ। तो कहने लगती है कि ठीक है, जो मुझे आपने होमवर्क दिया हुआ था मैं पहले वो कर लेती हूँ, जितना टाइम मैं वो करूंगी तो आप उतना टाइम वहाँ पर सामने सो जाए। तो जाशु कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, अगर मैं सो गया तो तुम अपने मॉम डैड को बता दोगे और एक न्यू ट्यूटर रख लोगे। सैंची कहने लगती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कहकर उसे काम देकर सोने के लिए चला जाता है, सोफे पे बैठकर सो जाता है। उसे सोए हुए देखकर सैंची भी उसके ऊपर अपनी एक शर्ट दे देती है और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। और जब जाशु आंखें खोलता तो देखता है कि वो तो उसके सामने बैठी हुई ड्राइंग कर रही है। तो वो उसे मारकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जो तुम्हें होमवर्क दिया था क्या तुमने वो कर लिया? चलो लाकर मुझे दिखाओ। तो वो जल्दी से अपना लाकर काम दिखाती है जिसमें उसने एक क्वेश्चन रॉन्ग भी किया हुआ था। तो वो उसके क्वेश्चन रॉन्ग को देखकर कहने लगता है कि मैं अच्छा ट्यूटर नहीं हूँ मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से भी बुरा कर दिया है। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जिस पर सैंची बिल्कुल चुप हो जाते हैं और फिर कहने लगती है कि फिजिक्स बिल्कुल बोरिंग है। अब जाशु उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जब उसके भाई के पास आता है वीडियो गेम खेलने के लिए, गेम खेलते खेलते उसे कहने लगता है कि जब हम दोनों फ्री हो तो तुम्हारी सिस्टर को मैंने एक जगह पर साइंस की म्यूजियम में लेकर जाना, जहाँ पर वो जाने के बाद उसका पढ़ने को दिल करेगा, क्योंकि उसकी फिजिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही उसका दिल करता है। तो उसका भाई कहने लगता है कि हाँ ठीक है। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में सैंची को लेकर म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सैंची का भाई सांगयान भी आया होता है। वो उनके लिए सिर्फ 2 टिकट्स लेकर आता है, अपनी टिकट नहीं लेकर आता। ये देखकर जाशु कहने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? और मैंने तुम्हें 3 टिकट्स के पैसे दिए थे, तुमने तो लाकर मुझे 2 दिया, बाकी पैसे भी दो। तो वो कहने लगता है कि मैंने बाकी पैसे साइबर कैफे पे लगा दिए हैं, तो तुम लोग यहाँ पर जाओ मैं वहाँ पर जाता हूँ। ये कहकर सांगयान तो वहाँ से चला जाता है। जाशु सैंची को म्यूजियम में लेकर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो पहले उसे स्लाइड दिखाता है, जिसे देखकर वो उसे फिजिक्स के बारे में बताने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुमने अगर स्लाइड लेनी है तो तुम जाकर फन कर सकती हो। ये सुनते साथ तो सैंची स्लाइड लेने के लिए पहुंच जाती है और स्लाइड लेकर काफी खुश भी होती है। तो उसको आगे एक और जगह पर जाशु ले जाता है, जहाँ पर जाकर फिर से उसे फिजिक्स के बारे में समझाने लगता है कि साइंस क्या चीज है। तो वहाँ पर सैंची को ऐसे ही फील होता है कि जैसे सच में यहाँ पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर वो जल्दी से जाशु को वहाँ से लेकर भागती है और आगे जिस जगह पर वो पहुँचते हैं वो भी एक साइंस की चीज होती है, जिसको हाथ लगाने के बाद टेम्परेचर की वजह से उसमें से एक प्लांट निकल आता है। ये देखकर तो सैंची बहुत ही खुश हो रही होती है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अब साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है? तो वो कहती है कि हाँ। और फिर उसे कहती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या बनाई है तुमने? तो वो कहने लगता है कि क्या मतलब? उस पर वो कहती है कि तुम्हारी ड्रीम्स हैं, तुमने गेमिंग की साइड पर जाना है, गेमिंग वगैरह बनाने और उसी से तुम खुश होते हो। अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो क्या तुम अपने ड्रीम को पूरा कर सकोगे?
हुए तो वो कहने लगता है कि अब मैं गर्लफ्रेंड ये कहकर तो नहीं छोड़ सकता ना कि मुझे पढ़ना है, जबकि मैं तो ग्रेजुएट होने वाला हूँ, और तुम ये क्वेश्चन अपने भाई से क्यों नहीं पूछती। जिस पर सैंची बताती है कि हाँ मैंने उससे पूछा था पर मुझे उसने भगा दिया, और फिर उसे कहने लगती कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम क्या मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप करते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूंगा, बल्कि मैं गर्लफ्रेंड ही ऐसे बनाऊंगा जो तुमसे अच्छे से रहे। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड पहले मुझे लाकर दिखाना, मैं बताऊंगी कि वो अच्छी है या नहीं अच्छी। जिस पर जोशुआ कहने लगता है कि हाँ ठीक है, डन हुआ। और इसी के बाद वो अपने ड्रीम्स के लिए प्रॉमिस भी कर लेते हैं कि हम करके दिखाएंगे अपने ड्रीम को पूरा। और फिर से एक जगह पर बैठकर सैंची ड्राइंग कर रही होती है, वो भी ड्राइंग अपने पिंक की प्रॉमिस वाली। इतने में वहाँ पर जोशुआ आ जाता है तो वो जल्दी से अपनी ड्राइंग को बंद कर देती है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम काफी ड्राइंग करती हो तो ये अच्छी बात भी है, तुम्हें अपनी ड्राइंग को भी साथ साथ चलाना चाहिए। इतने में जोशुआ को संज्ञान का मैसेज आ जाता है कि मैं बाहर आ गया हूँ। तो वो दोनों भी संज्ञान के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते साथ ही जोशुआ को एक कॉल आ जाती है, जिस कॉल पर से पता लगता है कि उसे काफी काम मिल गया है। तो वो ये सुनते ही कह देता है कि मैं काम करने लगा और तुम अपनी बहन को घर तक छोड़ देना, और वो वहीं म्यूजियम में बैठकर काम करने लगता है। जब सैंची घर पे पहुंच जाती तो ऊपर से बोलते हुए आ रही होती है कि क्या मेरी स्केचबुक मिल चुकी है, क्योंकि उसका भाई स्केचबुक ढूंढने के लिए गया था। तो वो कहने लगता है कि मैंने हर जगह पे देख ली, वो कहीं पर भी नहीं है। तो वो सोचने लगती है कि मैं म्यूजियम में गई थी तो मैंने नोटबुक कहाँ पर रखी। तो उसे याद आता है कि जब मैं संज्ञान लेने के लिए आ गया था तो मैं वहीं पर उसे छोड़कर आ गई। तो वो जल्दी से म्यूजियम कॉल करती है, जहाँ कॉल करने पर से पता लगता है कि उसकी नोटबुक मिल चुकी है, पर उन्होंने उस लड़के को दे दिया जो इसके साथ आया था। अब इसके बाद तो सैंची को याद आने लगता है कि मैंने उस पर क्या क्या बनाया था, कहीं वो मेरी नोटबुक देख तो नहीं लेगा, क्या होगा अगर वो देख ले। पर नहीं, उसे नहीं देखनी चाहिए। कहते हुए जब सो जाती है तो सुबह में उसका भाई बोलते हुए आ रहा होता है कि तुम्हारी स्केचबुक आ गई है, जल्दी से ले लो, नहीं लेनी तो मैं इसको बास्केट में फेंक देता हूँ। तो वो जल्दी से अपनी नोटबुक को पकड़ लेती है और फिर सोचने लगती है कि इसने भाई के हाथ में क्यों नोटबुक भेजी, क्या इसने इसको पढ़ लिया है, अगर इसने देख लिया तो क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि संज्ञान वापस से अपने हॉस्टल वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पहुँचते साथ ही उसकी बात जोशुआ से होती है। उसे कहने लगता है कि तुम ट्यूसडे वाले दिन ना आना, थर्सडे वाले दिन आना, क्योंकि मेरी और मेरी सिस्टर की लड़ाई हो गया, वो किसी से डेट कर रही है। तो जोशुआ पूछने लगता है कि क्या वो अपने क्लासमेट के साथ डेट कर रही है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, क्लासमेट के साथ नहीं बल्कि ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। तो वो कहने लगता है कि उसे समझाना चाहिए कि उसने कितनी लिमिट्स में रहना है। तो उसका भाई कहता है कि अगर ये डेटिंग वाला लड़का मेरे हाथ में आ जाए ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो जोशुआ उसकी बात पर हंसने लगता है। फिर संज्ञान जोशुआ के साथ सैंची से बात करने के लिए आता है, जो अपने भाई की बात का एक भी आंस नहीं दे रही होती। तो संज्ञान भी जोशुआ को कह के चला जाता है कि अब ये तुम्हारे हाथ में है। तो वो उसके आके पास बैठ जाता है, कहने लगता है कि तुम डेटिंग कर रही हो, पर अपने छोटे से बॉयफ्रेंड के बारे में तो बताओ, वो कितने साल का है और क्या पढ़ रहा है। तो वो बताती है कि वो ग्रेजुएट होने वाला है, जबकि वो तो ये बातें जोशुआ के बारे में बता रही होती है। पर जोशुआ ये सुनकर कहने लगता है कि क्या मतलब, उसकी एज क्या है। तो वो कहती है कि 20+ होगी। जिस पर उसे कहने लगता है कि उसे पता है कि तुम्हारी एज क्या है। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहता है कि तुम्हें इतने बड़े लड़के के साथ डेट नहीं करनी चाहिए, और बताता है कि हाई स्कूल के बाद तुम डेट कर लेना, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और फिर अपना मोबाइल आगे करते हुए कहने लगता है कि लाओ उसका नंबर दो। सैंची रोज ही जोशुआ के आने से पहले ही पढ़ने के लिए बैठ जाती है, और जोशुआ आकर पढ़ाते इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। और लास्ट में जोशुआ सैंची का टेस्ट भी लेता है। सैंची काफी अच्छा टेस्ट देती है, जिस पर जोशुआ खुश हो जाता है, कहने लगता है कि अब तुमने रिजल्ट भी अच्छा लाना है, और जैसे तुम्हारा रिजल्ट है मुझे तुमने उसकी पिक भेजनी है। तो वो कहने लगती है कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग की वजह से इसके भाई ने इससे मोबाइल ले लिया था। और जोशुआ भी आज लास्ट डे उसको पढ़ा कर चला जाता है। पर जैसे इसके रूम से नीचे आता है तो आगे से सैंची के मॉम डैड उसे रोक लेता है, कहने लगते है कि तुम भी हमारे साथ तैयारी वगैरह करवाओ और रात में भी हमारे साथ ही सेलिब्रेशन करके जाना। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं हॉस्टल में रह लूंगा, वहीं पे मैं सेलिब्रेट भी कर लूंगा। और सैंची के डैड के साथ थोड़ी हेल्प करवाने लगता है। सैंची भी सोचती है कि मुझे भी इसे आज रेड इनवेलप देना चाहिए। तो रूम में जाकर देखती है कि उसके पास तो पैसे भी नहीं है, पर भी सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे दिया तो वो मुझसे लेगा भी नहीं। तो इसलिए वो सोच लेती है कि एक पेज पे हैप्पी न्यू ईयर लिखकर इनवेलप में डाल देती हूँ, और साथ में कुछ कैंडीज वगैरह भी देती है। तो नीचे जब देने के लिए जाती है तो चुप रही होती है। मॉम भी काम का कह के चली जाती है, और उसके डैड जो जोशुआ के साथ काम कर रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो सैंची भी जाकर जोशुआ के कोट के पास बैठ जाती है। जैसे जोशुआ इस तरफ नहीं देख रहा होता तो वो उस इनवेलप को उसके कोट में जल्दी से रख देती है, और रखने के बाद फौरन वहाँ से काम के लिए लग जाती है, जो उसकी मॉम ने कहा था। और फिर रात तक जोशुआ भी अपने घर चला जाता है, और ये लोग न्यू ईयर स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगते हैं। पहले सैंची के डैड अपनी वाइफ को रेड इनवेलप देते हैं। अब ये दोनों देखते हैं कि हमें भी तो चाहिए, तो दोनों साथ में मॉम और डैड को विश करने लगते हैं। इसी के बाद दोनों को ही रेड इनवेलप मिल जाता है, पर उसका भाई कह रहा होता है कि इसका इनवेलप मोटा क्यों है, मेरा पतला क्यों। सैंची जब इनवेलप खोलते तो पता लगता है कि उसके डैड ने उसका मोबाइल वापस कर दिया है, और कहने लगते हैं कि अब तुम क्या करोगी मोबाइल पर। तो वो कहती है कि पहले गेम डिलीट कर दूंगी। उसके डैड कहते हैं कि और क्या करोगी, वो डेटिंग वाली ऐप भी डिलीट कर दो। तो वो कहती है कि वो तो मैंने पहले से डिलीट कर दी, पर अभी भी उसके मॉम डैड को उस पर यकीन नहीं होता। तो वो अपने मॉम डैड को अपना मोबाइल दे देती है और कहने लगती है कि देख ले। तो देखने के बाद उसके मॉम
मॉम डैड उसका मोबाइल वापस कर देते हैं। पर तभी सब इकट्ठे बैठ कर खा रहे होते हैं तो सैंची के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि जॉशू का होता है जो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था। मॉम डैड उसे देखने लगते हैं मैसेज आने पर, जिसपे वो कहते थे कि जॉशू का मैसेज है और किसी का नहीं। साथ में भाई भी उसकी गवाही दे देता है और जॉशू हॉस्टल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर गेम्स वगैरह खेल रहा होता है। जब वो खा रहा होता है तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद उसे पता लगता है कि उसके डैड की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है तो उन्हें ट्रांसफर करने की जरूरत है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाएं। अब जॉशू भी वहाँ पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। अभी दिखाया जाता है कि संज्ञान कुछ पार्सल्स वगैरह लेकर आता है। उनमें से एक पार्सल जॉशू की तरफ से सैंची के लिए भी होता है। वो तो उस पार्सल को देखकर खुश हो जाती क्योंकि जॉशू ने उसका रिजल्ट अच्छा आने पर उसे ये गिफ्ट दिया था। तो वो कहने लगती है कि उसने गिफ्ट यहाँ ऐसे क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं दिया। उसका भाई बताता है कि वो तो अपने होम टाउन वापस चला गया है, पता नहीं कह रहा था कि घर में कोई मसला हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं इस बात का पता, तुम खुद ही उससे पूछ लो। और फिर हमें सैंची के एक छोटे होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने भाई को मैसेज करके पूछी होती कि तुमने अब घर आना है कि नहीं आना, या तुम आज नहीं आओगे घर। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी छोटी बहन को मेरी जरूरत पड़ गई इसलिए मेरे घर आने का पूछ रही है। तो सैंची उसे कॉल भी कर देती है। कॉल पर पूछी होती कि क्या तुम घर पर आओगे। इतने में वहाँ पर जॉशू आ जाता है जिसे उसका भाई कह रहा होता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ, क्या तुमने भी जाना है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यही बात सुनकर सैंची कॉल कट कर देती क्योंकि जो उसने पूछना था वो तो उसने पूछ लिया। और स्कूल से घर आने के बाद अपने भाई और जॉशू के आने का वेट कर रही होती है। जैसे उसको आवाज आती है तो वो जल्दी से चुप करके बैठ जाती पर देखती है कि उसका भाई कॉल पर बात करते हुए आ रहा है और उसके साथ कोई भी नहीं है। ये देखकर सैंची सैड हो जाती है। तो उसका भाई डोर खुला देखकर कहने लगता है कि तुमने रात में दरवाजा बंद करके क्यों नहीं बैठी। इसी में दोनों के आपस में छोटी फाइट हो ही रही होती है। तो इतने में मॉम डैड घर पर आ जाते हैं। जो मॉम उसे कहकर चली जाती है कि मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ, तुम खाना बनाओ। तो वो भी खाना बनाने के काम पर लग जाता है। और प्रेजेंट वाली सैंची भी एक गिफ्ट लेकर आती है। अपना गिफ्ट दिखाने से पहले वो जॉशू का गिफ्ट ओपन करके देख रही होती है जिसमें से एक टॉय डॉगी निकलता है। उसे तो देखकर खुश हो जाती है और जॉशू को कॉल करके कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिल गया है, बहुत अच्छा है। तो वो भी खुश हो जाता है कि इसे ये गिफ्ट पसंद आ गया है। तो वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी में आओगे यहाँ पर। तो वो कहता है कि हाँ मैं आऊंगा, क्यों तुमने भी जाना है। तो सैंसी कहती है कि हाँ मैं भी जाऊंगी। तो कहते हैं कि चलो ठीक है वहीं पर मिलेंगे। और फिर उसके घर का एड्रेस पूछने लगते हो, कहने लगते है कि अब तुमने मुझे गिफ्ट भेजा तो मैंने भी तुम्हें गिफ्ट भेजना है। पर वो उसे अपना एड्रेस नहीं बताता, कहने लगता है कि नहीं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जैसे इन दोनों की बात खत्म होती है तो सैंची वही वाला गिफ्ट ओपन करने लगती है जो जॉशू के लिए लेकर आई थी। वो एक टाई का गिफ्ट लेकर आई थी। जॉशू जिसके घर पर नॉक होता है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाता है तो आगे से एक लड़की होती है जिसका अभी तो पता नहीं होता कि ये कौन है। वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे। वो कहता है कि नहीं बाहर रहकर बात कर लो। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है ना और उसके बाद तुम यहीं पर शिफ्ट हो जाओगे। तो कहता है कि हाँ। फिर वो पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी में साथ लेकर जा सकते हो। तो उसके मुंह पर सीधा जॉशू मना कर देता, कहने लगता है कि नहीं रहने दो। तो जब वो लड़की उसे थोड़े पैसे दे रही होती है तो वो उन पैसों को भी लेने से मना कर देता है। अब ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़की उसको कांग्रेचुलेशंस कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ग्रेजुएशन का भी डे आ जाता है जहाँ पर सैंची अपने डैड और भाई के साथ उसकी सेरेमनी में आती है और जैसे ही जॉशू को देखती है तो देखती रह जाती है और अपने डैड के पीछे छुपकर उसे बार बार देख रही होती है। वो भी इसे देख रहा होता है और फिर सभी उसके फ्रेंड्स और उसका भाई और डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो सैंची कहने लगते है कि काफी टाइम बाद तुम्हें देखा है। तो वो भी उसे फ्लावर देने लगती है जो वो उसके लिए लाई थी। तो वो कहते कि मुझे तो लगा था कि ये तुम अपने भाई के लिए लाई हो। तो वो कहती है कि उसके पास पहले से एक है तो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। वैसे भी मैं आपको एज अ टीचर दे रही हूँ क्योंकि आपने मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी। और फिर जब वो उसे दूसरा गिफ्ट देने वाली होती है तो जॉशू के फ्रेंड्स उसे बुला लेते हैं। तो वो भी अपने फ्रेंड्स के पास जाकर सैंची से ही पिक बनवाने लगता है और सैंची उनकी खड़े होकर बातें सुन रही होती है जिसमें उसके सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि आज से हम सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि कल मैंने अपने घर पर चला जाना है। दूसरा कहता है कि मैंने भी चले जाना है और जॉशू ने भी चले जाना था। तो सभी सैड हो रहे होते हैं। फिर उसके तीनों दोस्त वहाँ से जब चले जाते हैं तो सैंची कहने लगती है कि ग्रेजुएशन करना इतना मुश्किल काम है कि आपके दोस्त भी आपको वापस नहीं मिलते, सभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और तुम भी अपने होम टाउन में चले हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे भूल जाओगे। तो जॉशू कहता है कि नहीं मैं क्यों भूलूंगा, बल्कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा जब भी फ्री होगा। सैंची पूछने लगती है कि अच्छा फिर तुम कब फ्री हो रहे हो। तो वो हंस कर कहने लगता है कि जब भी मैंने आना होगा मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा। फिर उसे देखकर जॉशू को याद आता है कि मुझे इसके साथ भी पिक बनानी चाहिए। तो अपने दोस्तों से कहकर उसके साथ खड़े होकर पिक बनवाने लगता है। डिफरेंट पोज बनाकर दोनों अपनी पिक्स बनवाते हैं और इस सब के बाद संज्ञान और उसके बाकी सब फ्रेंड्स ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी में संज्ञान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता जबकि जॉशू जरा भी ड्रिंक नहीं करता और संज्ञान की इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुंचकर भी वो बस यही कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आओगे ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। इतने में संज्ञान के ऊपर से मॉम डैड आ जाते हैं जो
जाकर सांग्यान को देखने लगता है, पानी पिलाने लगती है और पीछे पीछे सेंगची भी आ जाती है जो बिल्कुल चुप होकर सबको देख रही होती है। तो सेंगची की मॉम उसे देखकर कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर आ गई हो ना, और इसे भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो तुमने इसे जाकर टॉवल वगैरह देना है। जोशु जो मान ही नहीं रहा होता रहने के लिए, पर उसकी मॉम कहने लगती है कि ज्यादा बहाने नहीं लगाओ, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया, तुम यहीं पर रहोगे। अब मॉम की ये बात सुनने के बाद जोशु भी रहने के लिए तैयार हो जाता है और सेंगची के पीछे पीछे सांग्यान के रूम तक जाता है। वहाँ पहुंचकर सेंगची उसे कपड़े वगैरह देने लगती है जो वो शोवर करके पहनने वाला था, और साथ ही साथ ये भी बता देती है कि यहाँ पर टॉवल पड़े। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तो कुछ टाइम बाद अपने रूम से निकल कर देखती है तो बाई से जोशु बैठा हुआ नजर आता है। तो इधर उधर देखती है कि क्या कोई और भी है उसके पास, पर जब कोई नहीं उसे नजर आता तो वो भी जोशु के पास चली जाती है। जोशु जो अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है जिनकी कंडीशन काफी खराब थी, तो वो सेंगची को देखकर कहने लगता है कि तुम अभी तक क्या सोई नहीं। तो वो कहते हैं कि अपने रूम से बाहर आकर मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गई, क्या हुआ है तो मुझे बात बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं। जोशु उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, और जब वो कुछ नहीं बता रहा होता तो सेंगची कहने लगती कि ठीक है ना बताओ, पर मैं भी तुम्हें कंफर्ट करने के लिए तुम्हारे पास बैठूंगी। तो उसके पास बैठी होती है, जैसे ही जोशु उसकी तरफ देखता है तो वो स्माइल पास करती है। तो फिर कुछ टाइम बाद जोशु कहने लगता है कि काफी कर्जा है। ये सुनते साथ ही सेंगची कहती है कि मुझे बताओ कितने पैसे हैं, मैं जब बड़ी होंगी ना तो पैसे कमा कर तुम्हें ही दूंगी ताकि तुम्हारा सारे कर्जा दूर हो जाए। तो जोशु कहने लगता है कि मेरे नहीं है, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ, और जो तुम पैसे अर्न करोगी ना वो तुम अपने पे लगाना, प्याले प्याले कपड़े लेना, और थैंक्स तुमने मेरे लिए इतना सोचा। अभी उससे बात वगैरह करने के बाद सेंगची जब अपने रूम में आ जाती है तो उसे लगता है कि किसी ने बाहर का डोर ओपन किया और फिर बंद किया है। ये सुनने के बाद जब वो अपने रूम से बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ पर उसे जोशु नजर नहीं आता, और जोशु जो उनके घर से जा रहा था पर वो जाते हुए बालकनी की तरफ देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर सेंगची भी आ जाती है। सेंगची को देखकर उसे अपना मोबाइल दिखाकर बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। सेंगची का तो दिल नहीं कर रहा होता उसे बाय कह, पर फिर भी बाय कहकर अपने रूम में आकर अपने मोबाइल को देखते हैं तो उसे पता लगता है कि वो आज सुबह की फ्लाइट से यही अपने घर वापस जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुमने अच्छे से पढ़ना, अपने ग्रेड्स के बारे में मुझे बताते रहना। तो वो भी आगे से कह देती है कि तुमने भी जो मेरे से प्रॉमिस किया उसे मत भूलना। तो जोशु कहने लगता है कि क्या ये गिफ्ट की बात कर रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट डे आ जाता है। स्कूल आने के बाद यूनिवर्सिटी के मेरिट्स वगैरह देख रही होती कि कहाँ पर कितने परसेंटेज पर एडमिशन हो रहा है, पर वो नोट करती है कि यही कि यूनिवर्सिटी के लिए उसको ज्यादा पढ़ना होगा ताकि वो जोशु के होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी जा पाए। तो इसी दिन से वो सोच लेती है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ेगी और बहुत अच्छे ग्रेड्स लाकर वो फाइनली उस यूनिवर्सिटी में चली जाएगी। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और सेंगची पढ़ती रहती है, और जो भी अपने रिजल्ट आते हैं वो जोशु को भेजती है। जोशु भी उसके इतने अच्छे मार्क्स देकर उसके लिए हर बार एक गिफ्ट भेजता है। एक दिन पढ़ने के बाद सेंगची जैसे ही नीचे जाती है तो वो अपने भाई की बातें सुन लेती है, जो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि जोशु की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे भी दिखाओ उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है। अच्छी बात है, उसने भी कोई गर्लफ्रेंड बना ली। सेंगची के बाद जैसे सुनते हैं तो अपने भाई की कॉल बंद होने के बाद सांग्यान से पूछने लगती है क्या जोशु की सच में गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो लग रहा है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बताया है। ये सुनते साथ ही सेंगची अपने रूम की तरफ भाग जाती है। रूम में जाने के बाद इतनी सैड हो जाती है और जोशु को मैसेज करने का सोचती है कि वो उससे खुद ही पूछ ले कि उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है या नहीं बनी, पर वो अपने उसी प्रॉमिस के बारे में सोच रही होती है जो उसने जोशु के साथ किया था कि जब भी तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो तो मुझे जरूर दिखाना। यही सोचकर वो जोशु को मैसेज नहीं करती, और वैसे ही नेक्स्ट डे वो एक फ्लाइट पकड़ के यही जहाँ जोशु होता है वहाँ पर पहुँच जाती है। एयरपोर्ट पे जब पहुँचती है तो सांग्यान उसे कॉल करके पूछा होता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें पता नहीं कि अभी तुम्हारी ट्यूशन का टाइम है। तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ यही में आई हुई हूँ। ये सुनते ही उसका भाई कहता है कि क्या मतलब तू कहाँ आई हुई हो। तो फिर कहने लगता है कि अच्छा तुम वहाँ गई हुई हो, पर क्यों गई। तो वो बताते है कि जो मेरा डेटिंग वाला बॉयफ्रेंड है उसने मुझे यहाँ पर आने को कहा था। तो फिर सांग्यान कहने लगता है कि अभी वहाँ से ना हिलना, वहीं पर खड़े रहना, मैं तुम्हारे लिए जोशु को कॉल करता हूँ, तुम्हें आकर पिक कर लेगा। अगर तुम उस लड़के से मिलने गई ना तो मैं देखना तुम्हारा क्या हाल करता, चुप करके बस वहीं खड़ी रहो। सांग्यान की कॉल के बाद उसको अपने मॉम डैड की कॉल आ जाती है। डैड तो उसको सबसे पहले डेटिंग वाली ऐप से डांटने लगता है, पर उसकी मॉम रॉक कर कहने लगती है कि सेंगची तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना, अगर वो लड़का तुम्हारे पास आता है तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। तो इतने में सेंगची कहती है कि मुझे जोशु की कॉल आ रही है। तो जोशु की जब कॉल अटेंड करती है तो वो उसे पूछने लगता है कि कहाँ पर हो, तो वो अपना गेट नंबर बता देती है, और जोशु वहाँ पर पहुंचकर सेंगची को आवाज देता है। जैसे ही सेंगची उसकी तरफ देखती तो पीछे से वही उसकी र्यूमर गर्लफ्रेंड भी होती है। सेंगची तो उस लड़की को देखती कि देखती रह जाती है, और जोशु उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे, और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करोगी बल्कि स्टडी अच्छे से करोगी। ये सुनकर सेंगची दिल ही दिल में कहने लगती है कि तुमने तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं कैसे पूरा करूँ। तो फिर जोशु से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर तुम्हें बुलाया था, तो वो कहाँ पर है। तो वो उसे कहती है कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसको लगता था कि मैं उससे बहुत छोटी हूँ और अभी मेरी एज भी नहीं है। ये बातें तो वो जोशु को देखकर कह रही होती है। तो जोशु कहने लगता है कि उसने बहुत सही किया है, अब देखो तुम्हें भी अपनी गलती का पता लग गया है ना। तो वो
तुम्हारे बड़े होने का वेट करेगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वो तुम्हारे साथ डेट कर लेगा। पर सैंची कहने लगते कि नहीं, वो मेरा वेट नहीं करेगा बल्कि उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। तो जोशु कहते कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा। पर सैंची तो रोने लगती है। तो जोशु से देखकर टिश्यू ढूंढने लगता है। तो पीछे से वो लड़की उसे टिश्यू दे देती है और वो उसे टिश्यू देता और कहता है कि जाके हाथ मुंह धो लो, हम लंच करने के लिए चलते हैं। पर सैंची कहने लगती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर लंच नहीं करना बल्कि मुझे घर जाना है। पर जोशु कहता है कि नहीं, अभी टाइम है, तुम घर बाद में चली जाना, पहले खाना खा लेते हैं और तुम थोड़ा फ्रेश हो आओ। अपना कोट देते हुए उसे भेज रहा होता है। पर सैंची तो उस तरफ फेस करके फिर से रोने लगती है और रोते हुए वॉशरूम की तरफ तो जा रही होती है, पर रास्ते में बैठकर अच्छे से रोने लगती है क्योंकि उसने जोशु और उस लड़के की बातें सुन ली थी। तो उसे तो लग रहा होता है कि सच में ये इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर जब वॉशरूम से होकर वापस आती है तो जोशु को अकेले देखकर पूछने लगती है कि वो वाली लड़की कहाँ है। तो वो उसे बताते हैं कि उसे काम आ गया था जिसकी वजह से वो चली गई है और मैंने तुम्हारे लिए टिकट भी ले लिया। तो उसकी टिकट जब देने लगता है तो वो पूछने लगती है कि कितने पैसे लगे। तो वो कहता है कि इतनी कोई महंगी भी नहीं थी और फिर उसे कहता है कि हम लंच करने के लिए चलते हैं ना। तो दोनों जब एक जगह पे बैठे होते हैं तो सैंची उसको निकाल कर एक गिफ्ट देती है, वही टाई वाला गिफ्ट जो उसने उसकी ग्रेजुएशन के टाइम पर लिया था। पर वो गिफ्ट लेकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अभी भी याद था, अच्छा लगा है मुझे तुम्हारा गिफ्ट। इतने में उसके भाई की कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से उठकर संज्ञान से बात करने के लिए चला जाता है। तो सैंची देखती है कि उसका वॉलेट यहीं पर पड़ा है। वो अपने पर्स से पैसे निकाल के उसके वॉलेट में रख देती है और फिर जब फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो जोशु उसे फ्लाइट के लिए छोड़ने जा रहा होता है और उसे कहने लगता है कि अच्छे से जाकर पढ़ना। पर सैंची उसको अपने बैग से वही वाला टॉय निकाल कर देती है जो एक दफा जोशु ने ही उसके लिए जीता था। तो वो उस टॉय को देखकर कहने लगता है कि ये तो मैंने ही तुम्हें दिया था। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए ताकि तुम हमेशा खुश रहो और उसे वो देने के बाद वहाँ से जाने लगती है। जैसे जोशु की तरफ देखती तो जोशु उसे क्यूट सा रिएक्शन दे रहा होता है तो वो उसे हंसते हुए देखकर वहाँ से हंसकर चली जाती है। पर जाते हुए उसको जोशु के साथ गुजारी सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। और फिर जब वहाँ से अपनी सिटी वापस पहुँच जाती है तो उसका भाई आगे से लेने के लिए उसको पहुंचा होता है और कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। तो वो तो अपने भाई को बस ये कहते देखकर भी रोने लगती है। उसके भाई को तो यही लग रहा होता है कि ये उसी डेटिंग वाले लड़के की वजह से रो रही है जो उसे छोड़ गया है, पर असल में वो तो जोशु के लिए रो रही थी और इतना रोती अपने भाई के गले लग के उसका भाई भी चुप करवा रहा होता है, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रही होती। और फिर दोनों जब घर पर पहुंच जाते हैं तो उसकी मॉम सैंची को देखकर कहने लगती है कि जाकर हाथ मुंह धो लो और सैंची को जाते हुए उसके डैड भी देख रहे होते हैं। सैंची अपने रूम में जाते रूम का डोर लॉक करके वहाँ पर भी रोने लगते हैं। सैंची के रूम में जाने के बाद संज्ञान से उसके डैड पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था रास्ते में, ताई बहन को कुछ हुआ तो नहीं। तो वो कहने लगता है कि नहीं सब ठीक है डैड, बस आप लोगों ने उसे कोई भी बात नहीं करनी क्योंकि वो पहले से बहुत रोकर आई है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ठीक है हम कोई भी बात नहीं करेंगे बल्कि इसके मोबाइल पर भी और इसकी आईडी पर भी नजर रखेंगे कि ये कितना ऑन आती है और साथ ही साथ हम डाइनिंग टेबल पे भी ऐसे बैठकर खाएंगे जैसे ये स्कूल से आकर खाती है। और सैंची जो रूम में होती है वो अपने रूम से हर चीज को निकाल कर एक बॉक्स में रख रही होती है जिसका भी लिंक जोशु से होता है। और इसी के बाद टाइम गुजरता जाता और सैंची का भी एडमिशन यही यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहाँ पर वो आना चाहती थी और कह रही होती है कि मेरी मिलिट्री की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और अब मैंने क्लासेस लेनी है और यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सी न्यू दोस्तें भी बनाई है। उनमें से हमें सैंची की एक बेस्ट फ्रेंड दिखाई जाती है जो व्लॉग कर रही होती है। व्लॉगिंग में ही वो अपनी एक दूसरी रूममेट के बारे में भी दिखाती है और एक तीसरी रूममेट भी दिखाई जाती है जो यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही होती है। तो एक लड़के की टक्कर होने की वजह से उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है। वहाँ पर एक लड़का खेरा होता है, वो उसे देखकर जल्दी से इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है जिसका नाम मिंग होता है और उसे कहता है कि तुमने कहाँ पर जाना है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और सैंची भी जो साइकिल पर आ रही होती है वो भी अपनी फ्रेंड्स के पास पहुँच जाती है। जब वो पहुँचते हैं तो दूसरी तरफ से उनकी फ्रेंड वांग भी आ जाती है जो उसी लड़के मिंग के साथ आ रही होती है। मिंग को देखते निंग कहने लगती है कि अच्छा ये कौन है साथ में। तो वो बताता है कि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हूँ और फिर वो अपने बारे में भी बता रही होती है, कहती है कि मेरी बर्थडे आने वाली है तो क्यों ना हम एक दूसरे को वही चैट में ऐड कर लेते हैं ताकि तुम भी अपने फ्रेंड्स को मेरी बर्थडे पर ले आना। तो वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है और अपनी जब वही चैट दे देता है तो चारों दोस्तें अपने हॉस्टल में चली जाती हैं। और उसके बाद निंग की बर्थडे का टाइम आ जाता है जहाँ पर तीनों बैठकर उन लड़कों का वेट कर रही होती है। इतने में मिंग आ जाता है अपने दोस्तों को भी साथ में ले आता है। तो सभी मिलकर उस रूम में जाने लगते जो उन्होंने रूम बुक करवाया हुआ था। वो सब जब रूम की तरफ जा रहे होते तो इतने में सामने से जोशु भी गुजर रहा होता है, पर ना ही जोशु सैंची को देखता है ना ही सैंची जोशु को देखती है। और यहाँ जोशु जो अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ था उसकी एक फ्रेंड अपने एक बेस्ट फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाने लगते और बताती कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। और फिर सभी मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ सैंची जो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है उनके साथ काफी इंजॉय कर रही होती है। एक लड़का जिसको सैंची अच्छी लगी थी वो भी उसके साथ आकर बातें वगैरह करने लगता है और पूछने लगता है कि तुम्हें क्या पसंद है। वो भी बताती कि मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है और भी उसकी चीजों के बारे में पूछ रहा होता है, पर इतने में उसकी फ्रेंड आकर उन्हें वहाँ से उठाकर ले जाती है। और सैंची अपनी फ्रेंड को कहकर जाती है कि मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। और जब वो बाहर जाती है तो अपना मोबाइल अपनी जैकेट से पकड़ रही होती है, तभी उसकी जैकेट से सिगरेट भी गिर जाती है जिसे पकड़ने के लिए वो नीचे होती है। तो उसे जोशु आवाज देता है। जैसे सैंची अपना नेम सुनती है तो उसकी तरफ देखने लग जाती है और उससे वही सिगरेट उठाकर देते हुए कहने लगता है कि क्या तुमने स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी है। जिस पर सैंची कहने लगती है कि मैंने
स्मोकिंग स्टार्ट नहीं की, बल्कि ये मेरी फ्रेंड की है, गलती से यहाँ पर आ गई होगी। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पास से गिरते हुए से देखा है। तो वो कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक भी करना स्टार्ट कर दी? तो वो कहती है कि हाँ थोड़ी सी की है। और फिर उसे कहने लगता है कि इतना टाइम दूर जाने के बाद तुम्हें तो मेकअप करना भी आ गया, अच्छी लग रही हो। और भी बातें कर रहा होता साथ में। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने ज्यादा मैसेजेस वगैरह किए थे, तुमने मेरा एक भी रिप्लाई नहीं किया। जिसमें सैंची कहने लगती है कि नहीं मैं बिजी थी, मुझे क्लासेस में जाना था। तो वो कहता है कि तुम्हारी मिलिट्री की ट्रेनिंग कब खत्म हुई? तो वो बताती है कि 1 मंथ पहले। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम तब मुझे ढूंढ सकती थी क्योंकि तुम्हें छुट्टियां हो गई थी। तो कहने लगती कि नहीं मुझे क्लासेस में जाना था। तो जोशुआ कहने लगता है कि मैं भी पढ़ता था, पर फिर भी तुम्हें पढ़ाने के लिए भी तो आता था ना, और तुम्हारे मैसेजेस वगैरह का भी रिप्लाई करता था। तो सैंची कहने लगती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो उसे बातों बातों में जब छोटी बच्ची कहता है तो वो कहने लगती है कि मुझे इस तरह बच्ची ना कहा करो, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। तो वो कहता है कि तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, हो तो मेरे लिए छोटी बच्ची ही ना। उसकी बात सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घर चली जाऊंगी। जब अपनी फ्रेंड्स के पास पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड केक कटिंग के लिए उसका वेट कर रही होती है। और केक कटिंग करवाने के बाद सैंची पूछने लगती है कि तुम लोगों ने घर कब तक जाना है? तो वो कहती है कि 11 बजे तक हम शायद जाएं। तो वो कहती है कि मेरी मॉम तो मुझे बार बार कॉल कर रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा हॉस्टल चले जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, और जैसे ही वापस पहुंच जाओ तो मैसेज करके बता देना। तो वहाँ से उनको बाय करने के बाद जब जा रही होती है तो रास्ते में जोशुआ को बुरा भला कह रही होती है। जोशुआ अपनी बात सुनकर कहने लगता है कि क्या तुम मेरी बात कर रही थी? तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी बात तो नहीं कर रही थी। तो कहने लगता है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा था कि तुम मेरी बात कर रही हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे से इतना टाइम दूर आया तो तुम मुझे ही और चीज कह सकती हो। तो सैंची उससे बात नहीं करी होती, वहाँ से जाने लगती है। तो वो रोक कर कहने लगता है कि तुमने तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था ना, तो वो कहाँ पर है? अगर उनके साथ नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसे अपनी कार में बिठाकर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो जोशुआ उससे रास्ते में बात नहीं कर रही होती। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम मुझसे बात करो, जो भी तुम्हारे साथ मेरे लिए मसला हुआ है वो सब क्लियर हो जाए। और इसी में फिर से उसे बच्ची कह देता। तो वो कहने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे बच्ची कहते हो, मैं वह बड़ी हो चुकी हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी शादी भी हो जाए ना, तुम्हारे मॉम डैड के लिए तुम एक बच्ची ही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे बाप बनना चाहते हो? जिस पर जोशुआ चुप हो जाता, स्माइल करने लगता, पूछने लगता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में अपने ऑनलाइन वाले बॉयफ्रेंड के लिए आई हो ना? तो वह कहती है कि नहीं मेरा तो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है, और वैसे मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो कहने लगता है कि अच्छा लगा मुझे सुनकर, पर मुझे जब तुम्हारे भाई से पता लगा था कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो मुझे लगा तुम उसी लड़के के लिए आ रही होगी। और फिर उसे बच्चे तो नहीं कह रहा होता, पर कहता है कि वैसे तुमसे मैं 5 साल बड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो उतनी छोटी रहोगी ना जितनी हो। फिर दोनों कार से निकल कर पैदल जाने लगते हैं हॉस्टल की तरफ। जैसे ही सैंची हॉस्टल तक पहुंच जाती है तो वो उसे कुछ चीजें वगैरह देने लगता है। कहता है कि जाकर इसे पी लेना, अगर तुम ऐसे ही सुबह उठोगी तो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा। और फिर वो उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है, पर वापस मुड़कर भी देखती है तो वो उससे पहले ही वहाँ से जा रहा होता है, ना ही पीछे मुड़कर उसे देखता है। जब वो अपने हॉस्टल ऊपर पहुंच जाती है तो उसकी दी हुई चीज को बनाकर पीने लगती है, और फिर सोचने लगती है कि ये यहाँ पर रहता है, इसका तो घर है यहाँ पर, तो फिर अकेला क्यों है? और वो लड़की कहाँ है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी? इतने में जोशुआ का उसे मैसेज आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी तुमने ड्रिंक की हो तो तुम कभी भी अकेले मत कराना, बल्कि किसी को ढूंढ लेना जो तुम्हें छोड़ने के लिए आए। और नेक्स्ट डे आ जाता है, सभी इसकी रूममेट्स बैठी होती बातें कर रही होती है लड़कों के बारे में। तो वो एक लड़की मिंग के बारे में बात करती है कि वो लड़का तो किसी और के पीछे है, और अपनी उस फ्रेंड की तरफ देखने लगती है। तो इतने में बाहर से सैंची भी कॉल पर बात करते हुए आ जाती है। सैंची को देखकर उसकी फ्रेंड हंस रही होती, तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर क्या इतनी फनी बात हुई है जो मुझे जैसे देख रहे हो? तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है क्या तुम्हें उस लड़की ने मैसेज किया जो तुम्हारे पीछे था, और वो तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बार बार पूछ रहा था? तो वो कहने लगती है कि नहीं मैंने कोई मैसेज तो नहीं देखा, अभी देख लेती हूँ। तो मैसेज देखने पर उस लड़के का मैसेज आया होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अकेले जाओ तो मुझे ले जाना, मैं तुम्हें छोड़ आया करूंगा। और फिर जोशुआ का मैसेज देखने लगती है जिसने कहा था कि अगली बार से तुम किसी और को ले जाना। इन्हीं मैसेज को देख रही होती है तो निंग उसके पास आकर कहने लगती कि मुझे भी दिखाओ क्या मैसेज उसने किया, पर जोशुआ उसको मैसेज नहीं दिखाती। और फिर कहने लगती कि मैंने तुम लोगों से एक बात पूछनी है। अपनी बात अपनी फ्रेंड की बनाकर पूछने लगते, कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड एक लड़के को लाइक करती है और वो उसके भाई का ही फ्रेंड है, पर पता नहीं वो लड़का भी उसे लाइक करता है कि नहीं करता। तो वो पूछने लगती है कि अच्छा बताओ उसमें और क्या क्या बात है। तो वो कहती है कि वो अभी गेम 12 पर है। तो एक फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे तो गेमिंग का बहुत पता है, जल्दी से बताओ उसने कौन सी गेम बनाई है। तो वो भी गेम का नाम बता देती है, और उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि ये गेम तो मैं अभी भी खेल रही हूँ, ये तो बहुत ज्यादा फेमस गेम है। उस गेम के बारे में उसे बताने लगते हैं, पर निंग उसे खींच के कहने लगती है कि अभी इस बात का मतलब नहीं, बल्कि ये बताओ वो लड़का दिखने में कैसा है। तो वो बताती है कि काफी हैंडसम भी है, अच्छे ग्रेड्स भी लाता है, और भी उसकी तारीफें वगैरह करती है। तो फिर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड कौन सी क्लास में है। तो वो बताती है कि वो हाई स्कूल में। तो वो पूछते हैं कि वो लड़का कौन सी क्लास में है। तो वो कहती है कि उसको 2 साल हो चुके हैं ग्रेजुएट किए। तो कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एज डिफरेंस है। तो वो कहने लगती है कि यही तो मसला है, वो उसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझता है। तो यही सब बातें सुनकर उसकी वो फ्रेंड कहने लगती है कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो सैंची गुस्से में आ जाती है, कहने लगती है कि तुम्हें तो उसके बारे में इतना पता भी नहीं, तो कैसे कह सकती हो। सैंची को
डैड की कॉल आती है। डैड कहने लगते हैं कि जैसे तुम्हें टाइम मिले तुमने जोशो को डिनर करवाने के लिए लेकर जाना है, तुम्हें खुद ही लेकर जाना चाहिए था, जबकि तुम्हें पता है कि हर बार वो तुम्हारे ग्रेड्स पूछता था, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में उसे भी फिक्र होती थी और जब भी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आते थे तो वो तुम्हें गिफ्ट्स भी भेजता था। अब इस तरह तो किसी की बातों को नहीं भूला जा सकता ना, तो अब याद से डिनर के लिए लेकर जाना है। अब डैड की कॉल के बाद सेंची सोची होती है कि मुझे क्या करना चाहिए और दूसरी तरफ हमें जोशो दिखाया जाता है जो अपने एक गेम की मीटिंग में होता है। वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में दिखा रहा होता है किस तरह की उसने गेम डिजाइन की है। जोशो ने इस गेम के लिए और प्रोजेक्ट के लिए काफी हार्ड वर्क किया था, अभी भी काम करने के लिए बैठ जाता है। सेंची जो सोच लेती है कि मैं जोशो को मैसेज करके कह दूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ डिनर करना है, तो वो भी मैसेज लिख रही होती है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो मुझे बता देना, मैंने आपको डिनर के थ्रू थैंक्स कहना है मुझे वापस मेरे हॉस्टल छोड़ने के लिए। और ये मैसेज वो जोशो को सेंड कर देती। जोशो उसका मैसेज पढ़ के थोड़ी स्माइल देता, फिर उसे कहता है कि मैं इस वीकेंड नहीं नेक्स्ट वीकेंड फ्री होऊंगा। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, पर टाइम क्या होगा आपके फ्री होने का। अब उसके इतने इज्जत वाले मैसेज पढ़ने के बाद वो तो उसे डायरेक्ट कॉल कर लेता है, कहने लगता है कि मैं इस वीकेंड नहीं बल्कि नेक्स्ट वीकेंड फ्री होऊंगा। तो वो कहती है कि ठीक है टाइम बता दो। तो वो कहता है कि मुझे टाइम का नहीं पता भी। और फिर उसे कहता है कि हम जिस दिन जाएंगे वहाँ रिपेयर शॉप पर भी जाएंगे। तो वो कहती है कि क्यों। तो कहता है कि तुम्हारा मोबाइल खराब है ना। तो कहती है कि नहीं। तो जोशो कहने लगता है कि इतनी अच्छी टाइपिंग तुम्हारा मोबाइल कब से करने लगा। तो वो कहती है कि क्या मतलब, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे हर बात पर सर और आप कह रही हो। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरे डैड ने कहा है कि अपने से जो भी बड़ा हो उसे इज्जत से बुलाओ, तो आप तो वैसे भी मुझसे 5 साल बड़े हो ना, ये तो आपने खुद भी बताया तो और आपकी आवाज से भी लगता है, तो बस इसलिए मैं कहती हूँ। तो इसकी ये बातें सुनने के बाद वो कहने लगता है कि चलो ठीक है बाय। तो उसे कहने लगती है कि रुको रुको। तो वो भी अभी कॉल नहीं कट करता, कहने लगता है कि हाँ बोलो। तो सेंची कहने लगती है कि मैंने तुमसे एक बात करनी। तो कहता है कि हाँ कहो क्या कहना है। तो वो उसे कहते है कि मेरा मकसद तुम्हें इग्नोर करना नहीं था, मैं यहाँ कैंपस में रह रही हूँ तो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं होता था। जिस पर जोशो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे भाई से मुझे पता लग गया था। तो वो कहती है कि तुम फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे थे। और जब जोशो उसका कोई आंसर नहीं देता तो चुप हो जाते हो, कहने लगती है कि बस मैंने यही कहना था बाय, और जल्दी से कॉल कट कर देती है। जोशो तो देखते ही रह जाता है कि इतनी जल्दी कॉल कट कर दी। और फिर जोशो जो सामान वगैरह लेकर आया था घर के लिए उसको फ्रिज में रख रहा होता है। और फिर हमें सेंची की साइड दिखाई जाते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तो इतने में सामने से मिंग आने लगता है और वो आके कहता है कि मैं सैंग से बात करने के लिए आया हूँ। सैंग इससे पहले कोई बात करती, दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड निंग आ रही होती जिसने अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था और वो आकर बताते हैं कि हम डेट कर रहे हैं। उन्हें इस तरह प्यार में देखकर वो सब कहने लगती है कि हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। और फिर मिंग की बारी आ जाती है। मिंग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों, सैंग से क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक टिकट है जिसपे मैं साथ सैंग को लेना चाहता हूँ। तो सैंग पूछती है कि कब जाना है। तो वो बताता है कि नेक्स्ट वीकेंड, जिस पर सैंग मना करने लगती है, कहने लगती है कि नहीं उस दिन तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैंने बल्कि किसी और के साथ बात की हुई है। ये सुनकर मिंग थोड़ा सैड सा हो जाता है। साथ वाली जो उसकी फ्रेंड होती है जिसको मिंग पसंद होता है वो तो बिल्कुल चुप होती है। पर सैंग जी की दोस्त है उसे कहने लगती है कि नहीं नहीं ये फ्री होगी, इसे ले जाना। तो सैंग भी सोच लेती है कि चलो ठीक है हाँ कर देती हूँ, पर इसको बाद में कोई बहाना लगा दूंगी। और जोशो दिखाया जाता है जिसको एक पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल को रिसीव करने के बाद जैसे पार्सल पर नेम पड़ता है तो वो उसी लड़की जियांग का नेम होता है। नेम पढ़ते साथ उसका तो मूड वैसे ही खराब हो जाता है। इतने में जियांग का मैसेज भी आ जाता है जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा जिसमें ऑयल है और वो तुम्हें रिलीफ देगा। पर वो तो उसके मैसेज को पढ़ते साथ ही उसके पार्सल को उस जगह पर फेंक देता है जहाँ पर उसके बाकी पार्सल्स को फेंका होता है। और फिर आकर बैठकर जियांग को मैसेज करता है कि आइंदा से मुझे कभी भी मैसेज मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दिए हैं, और ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। जियांग तक जब ये मैसेज पहुंचता है तो वो उसे कहने लगती है कि क्या मतलब। तो वो उसके मैसेज को देखकर कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वो भी इसके बाद कॉल कर देती है पर वो उसकी कॉल भी अटेंड नहीं करता। और जोशो जो काम में इतना बिजी होता है तो उसने लंच भी नहीं किया होता। तो उसका फ्रेंड मीटिंग में ले जाता है उसका लंच और वो वही मीटिंग में बैठ कर खाने लगता है। पर जैसे मीटिंग एंड होती है तो जोशो की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। और दूसरी तरफ सेंची जो उसका वेट कर रही होती है और जोशो को कॉल करती तो वो उसे कहने लगता है कि आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, तुम खुद ही अपने लिए कुछ मंगवा लेना और खा लेना। तो वो उसकी आवाज को सुनकर कहने लगती है कि क्या तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी आवाज से लग रहा है। तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा ठीक नहीं हो। जिस पर वो पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो कहता है कि लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाओ। तो वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं यहीं से एक मेडिसिन ले लूंगा। पर उसकी आवाज की हालत से वो कहने लगती है कि मुझे अभी बताओ तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है। पर जोशो उसे ऑफिस नहीं बता रहा होता तो वो उससे दोबारा पूछने लगती है। तो वो उसको अपना ऑफिस बता देता है और वैसे ही सेंची टैक्सी लेकर उसके ऑफिस की तरफ जाने लगती है। और जोशो भी कोट वगैरह पहनकर बाइक लाकर बैठ जाता है। सेंची उसके सामने से गुजर कर आगे देखने के लिए जाने लगती है तो पीछे से जोशो से आवाज देता तो वो जल्दी से जोशो के पास आकर बैठ जाती है और उसको इस हालत में देखकर कहने लगती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए टैक्सी लाती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतनी जिद करने पर वो उसका बैग भी पकड़ लेती है और उसको अपने सहारे लेकर जाने लगती है। तो वो उसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम अब एक बूढ़े इंसान को लेकर जा रही हो छोटी लड़की। तो जोशो को लगता है कि इसको इस बात पर गुस्सा आया। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बच्ची नहीं कहा। वो कहती है कि अच्छा मुझे पता है और उसको खड़ा करके टैक्सी को रोकने लगती है पर कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही होती। तो वो कहती है कि मैं बुकिंग कर देती
हूँ। जैसे वो पीछे मुड़कर उसके पास आने लगते तो दोनों की टक्कर हो जाती, जिसमें जॉशु एक्सीडेंटली उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। जिसके बाद तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और जॉशु कहने लगता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो कहती है कि मेरा भी ये मतलब नहीं था। और इतने में वहाँ पर एक टैक्सी को भी वो रोक लेती है। उस टैक्सी में बिठाने के बाद वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक वगैरह करने के बाद बताता है कि काफी सीरियस कंडीशन है, तो हमें अभी इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होगा। तो जॉशु भी डॉक्टर की बात सुनने के बाद मान जाता है ऑपरेशन के लिए। पर सेंची का दिल नहीं मान रहा होता, पर फिर भी वो ऑपरेशन थिएटर में उसे लेकर जा रहे होते हैं। साथ साथ सेंची भी जा रही होती है, पर जॉशु से कहने लगता है कि तुम अब घर चली जाओ, काफी लेट हो गया है। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारा भाई वेट करूंगी जैसे तुम ऑपरेशन करवा कर वापिस आते हो। और वो उसकी बात नहीं मानती, बल्कि बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है। और उसकी रिपोर्ट्स में पढ़ रही होती है कि इसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ओवर टाइम काम नहीं करना चाहिए और ना ही इसको ड्रिंक करनी चाहिए। इतना सब पढ़ ही रही होती है तो सेंची की मॉम की कॉल आ जाती है, जो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम क्या अभी हॉस्टल में हो या अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हुई हो। जिस पर सेंची बता देती है कि मॉम जो भाई का फ्रेंड है उनके साथ आज मेरा डिनर था, पर तबीयत खराब होने की वजह से मैं उनके साथ हॉस्पिटल में। तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि क्या हुआ है, ज्यादा कोई सीरियस मसला तो नहीं। तो वो बताते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम कहने लगती है कि उसका तो यहाँ पर कोई फैमिली में है भी नहीं। तो सेंची कहती है क्या मतलब मॉम। तो उसकी मॉम बताती है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई थी, पर जब वो 18 साल का था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई। फ्यूनरल पर जो पैसे लगे उसमें से कुछ पैसे उसने हमें तभी वापस कर दिए थे और बाकी के पैसे भी उसने 6 मंथ में ही हमें वापस कर दिए थे, पर तब उसकी मॉम नहीं रही। अब ये बातें सुनने के बाद तो सेंची सैड सी हो जाती है। और उसके बाद जॉशु का जो ऑपरेशन हो जाता है वो उसके पास आते हैं और डॉक्टर कहने लगते हैं कि 7 दिन के लिए इसे यहीं पर रहना होगा। 7 दिन के बाद ही ये डिस्चार्ज हो सकता है और इससे नरम खुराक देनी है। तो सेंची भी उसके लिए खाना वगैरह लेकर आते हैं। कहते हैं कि इसके अलावा जो जरूरत हो मुझे बता देना। पर जॉशु तो उसे कहता है कि तुम घर चली जाओ, काफी लेट हो गया और टैक्सी का प्लेट नंबर मुझे बता देना। तो वो कहने लगती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ और मेरे बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेंची नहीं जा रही होती तो जॉशु के कहने पर वो वहाँ से जाने लगती है। पर उसके जाने के बाद भी जॉशु को वही फोरहेड वाली किस याद आ रही होती है और सोच रहा होता है कि क्या वो भी इस बारे में सोच रही होगी। इतने में जॉशु को संज्ञान की कॉल आ जाती, जो उससे पूछे लगता है कि ऑपरेशन करवाने के बाद कैसे हो, ज्यादा दर्द तो नहीं हुई। तो वो कहता है कि क्यों तुम भी इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ले लो। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया क्योंकि मुझे मॉम डैड से पता लगा तुम्हारी कंडीशन के बारे में और वैसे भी वहाँ पर मेरी सिस्टर ने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। तो वो कहने लगता है कि अब क्या तुमने ये याद करवाने के लिए मुझे कॉल की थी। तो फिर वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है बाय, मैं गेम खेल रहा हूँ। तो जॉशु उसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक बात पूछनी है, बल्कि एक बात बतानी है। तो वो कहने लगता है कि हाँ बोलो। जॉशु उसे कोई बात बताने लगता है पर चुप हो जाता है, कहने लगता है कि नहीं रहने दो। जैसे संज्ञान की कॉल कट होती है तो इतने में वहाँ सेंची वापस आ जाते, उसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ से गई नहीं। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो तुम यहीं पर रुकते ना, तो इसलिए मैंने भी यहीं पर रुकना है। तो वो कहता है कि तुमने कुछ खाया भी नहीं हुआ, क्या डिनर के लिए कुछ लेकर आई हो। तो वो दिखाती कि हाँ लेकर आई। तो उसके ब्रेड देखकर कहने लगता है कि तुम सुबह से भूखी हो और अब क्या तुम एक ब्रेड खाओगी। तो वो उसकी बात नहीं सुनती और ब्रेड खाने लगती है। ब्रेड खाते हुए उसका फेस इतना मोटू हुआ होता है तो उसे देखकर उसे सिर्फ पफर फिश याद आ रही होती है और उसे देखकर हंस रहा होता है। तो सेंची को तो यही लगता है कि मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है, तो वो अपना फेस देखने के लिए चली जाती है और वहाँ पर एक कपड़ा देखती है तो उसको याद आता है कि ये तो नहा भी नहीं सकता, तो मैं इस कपड़े से इसको साफ कर देती हूँ। वो कपड़ा गीला करके साफ करने के लिए आती है और कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्योंकि तुमने तो नहाना भी नहीं है। तो वो उससे पकड़ के खुद ही अपने आप को साफ करने लगता है। तो सेंची कहने लगती है कि इससे तुम्हें कोई मसला ना हो तो इसलिए मैं ही कर देती हूँ। तो वो मान जाता और अपनी आंखों को बंद करके अपने फेस को साफ करवाने लगता है। सेंची तो उसे देखती की देखती रह जाती है। जैसे ही जॉशु अपनी आंखें खोलता है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सेंची तो वहाँ से फौरन भागकर वॉशरूम में चली जाती है और कहने लगती है कि इसको आंखें बताकर खोलनी चाहिए थी, ऐसी क्यों खोल ली। तो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो मोबाइल यूज कर रहा होता है और फिर अपने सोने के लिए एक्स्ट्रा बेड जो वहाँ पे पड़ा होता है वो उसको जॉशु के बेड के साथ ले आती है और जॉशु से ऐसे करते देखकर कहने लगता है कि मेरे कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो ऊपर लेकर सो जाना ताकि तुम्हें रात में सर्दी ना लग जाए। तो वो भी जैसे सोने के लिए लेटी है तो इतने में मोबाइल पर मिंग जिसे सिनेमा में उसको बुलाया होता है उसके वॉइस मैसेज चल जाते हैं, जिसको वो जल्दी से बंद करने लगता है। फिर देखते है कि जॉशु उठा तो नहीं हुआ था, पर देखते कि उसकी तो आंखें बंद है तो मतलब वो सोया हुआ है। फिर दूसरी तरफ फेस करते पर उसको नींद नहीं आ रही होती है। देखकर जॉशु कहने लगता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, अगर वो वॉइस मैसेज सुनने आया तो तुम सुन लो। जिस पर वो कहने लगते है कि तुम कान लगाकर मेरी बातें क्यों सुनते हो, और एक तो तुम सोने का बहाना कर रहे थे। तो वो कहने लगता है कि मैं सोने का बहाना तो नहीं कर रहा था, बस मैंने तो आंखें बंद की हुई थी और चुप करके लेटा हुआ था। और कान लगाकर मैंने कब सुना, तुमने खुद ही इतनी ऊंची आवाज में वो वॉइस मैसेज चला दिया था। तो फिर कहने लगते कि अच्छा छोड़ो मैं सोने लगी हूँ। पर जॉशु से कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हें नींद तो आ नहीं रहा, चलो हम बात करते हैं। तो वो पूछने लगती कि किस बारे में। तो कहता है कि वही वॉइस मैसेज वाले लड़के के बारे में, वो तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाने वाला था ना, और मुझे भी उसके बारे में बताओ ताकि तुम दोबारा से किसी से चीट ना हो जाओ। तो सेंची कहने लगती कि बहुत सी बातें हैं। तो वो कहता है कि अच्छा मतलब सेंची तो यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर है। तो वो कहने लगती कि हाँ क्योंकि मैं प्यारी हूँ। ये बात सुनकर जॉशु उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं
देता। फिर सैंगची भी सो जाती है और सुबह में जब दोबारा से जॉशू का फेस साफ कर लेती है तो कहने लगती है कि मेरी यूनि में क्लासेस है तो मैं वही लेने के लिए जा रही हूँ और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। तो जॉशू कहने लगता है कि अच्छी बात है तुमने मुझसे पूछ लिया, मुझे ना घर से कुछ चीजें चाहिए और साथ ही साथ लैपटॉप भी चाहिए और उसे अपने घर की कीज के बारे में बता देता है कि वो उस कोर्ट में ले लो और मैं तुम्हें एड्रेस भी भेज दूंगा। तो वो कहने लगती है कि लैपटॉप क्यों चाहिए, तो वो कहता है कि काम के लिए। जिस पर वो कहने लगते है कि नहीं कोई लैपटॉप मैं लाकर नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। उसके इतनी लेक्चर वाली बातें सुनकर कहने लगता है कि आज मुझे लग रहा है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो जो मुझे लेक्चर दे रही हो। सैंगची कहने लगती कि तुम्हें आज लगा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं तो काफी टाइम से बड़ी हो चुकी हूँ। चलो शुक्र है तुम्हें आज तो मैं बड़ी नजर आई। ये कहकर उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में पहुंचते तो उसकी फ्रेंड्स उसके लिए सुबह का नाश्ता पहले से लाई होती है। जैसे ही क्लास लेने के बाद वापस वहाँ से जाने लगती है तो उसको जाते हुए मिंग देख लेता है और जल्दी से उसके पास आके पूछने लगता है कि कल मूवी देखने के लिए क्यों नहीं आई। तो वो बता देती है कि मेरी रिलेटिव की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं उसी के पास थी। तो वह कहता है कि क्या वो ठीक है, तो कहती है कि हाँ ठीक है, चलो हम नेक्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए चले गए जब तुम फ्री हो गए। तो वो कहने लगता है कि मैं नेक्स्ट वीकेंड फ्री हूँ, जिस पर वो हाँ कह देती है। सैंगची का अंदर ही अंदर से दिल तो निकल रहा होता और हॉस्पिटल में जॉशू जो काम नहीं कर पा रहा होता तो अपने बॉस को कॉल करके बता देता है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मुझसे काम नहीं होगा। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो। और फिर जॉशू वॉशरूम के लिए चला जाता है। उसके पीछे से मोबाइल पर जैंग वही लड़की कॉल्स वगैरह करती है और मैसेज भी करती है। और सैंगची जो जॉशू के घर पर पहुंच जाती है, वहाँ पर पहुंचने के बाद पहले तो उसके घर पर अपनी और उसकी पिक देखती है और उसके बाद उसकी मॉम की पिक को देखकर कहने लगती है कि हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं सैंगची हूँ। ये बातें करने के बाद उसके कपड़े वगैरह लेने के लिए जाती है जो बैग में डाली होती है। साथ ही साथ वो देखती है कि इसकी दूसरी चीजें भी लेनी होगी, जिससे देखकर उसे खुद तो शर्म आ रही होती है। वो फेस दूसरी तरफ करके बैग में डालने लगती है और ये सब चीजें लेकर जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगती है तो डोर पर जैंग वही लड़की आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने अंदर जाना है, जिसके लिए वो डोर बंद नहीं करती और जैसे ही वो अंदर चली जाती है तो डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है। और जैंग जो ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के बाद जॉशू के घर का डोर नॉक करती है और कहने लगती है कि तुम अंदर हो तो प्लीज मेरे लिए डोर ओपन करो। और जॉशू तो वहाँ पर है ही नहीं था। जॉशू हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके पास सैंगची आती है और सैंगची को बताता है कि यहाँ पर मेरे साथ वाले बेड पर एक बूढ़ा आदमी एडमिट हुआ है। और फिर सैंगची लाकर उसका बैग देती है तो वो अपना बैग खोल कर देख ही रहा होता है तो उसके ऊपर ही वही अंडरवेयर वगैरह पड़े होते हैं, जिसे देखकर जॉशू से साइड पर करने लगता है और सैंगची तो मुंह छुपा रही होती है और फिर उसे बताती कि मैं तुम्हारा लैपटॉप भी ले आई हूँ। तो वो अपना लैपटॉप निकाल कर यूज करने लगता है तो वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ लैपटॉप थोड़े टाइम के लिए यूज करना, पूरी रात नहीं यूज करना। तो वो कहता है कि प्रॉमिस नहीं करूंगा। इतने में वहाँ पर बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वो इन दोनों को ऐसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम दोनों कपल हो, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? वाइफ तो बहुत प्यारी है। तो वो कहने लगता है कि नहीं ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है। जिस पर बूढ़े आदमी का बेटा बताने लगता है कि इन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। तो वो बेटा खुद बताने लगता है पर अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तो अभी भी इन्हें हस्बैंड वाइफ ही कही जा रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों की क्या शादी होगी? तो जॉशू कहता है कि नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई। ये वाली बात सुनकर सैंगची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वो भी कह देती है कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है, देखिए ये मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि मेरे डैड हो। तो उससे डैड की बात बस समझ आती है तो वो कहने लगता है कि हाँ पहले शादी कर लो फिर मॉम डैड भी बन जाना। अब इस बात पर जॉशू को हंसी आ रही होती है और फिर सैंगची जो जॉशू के बेड के साथ ही सोई होती है सुबह में उठकर उसे लैपटॉप यूज करते देखकर कहने लगती है कि अब ये मत कहना कि तुमने पूरी रात लैपटॉप को यूज किया है। तो इनकी यही छोटी सी बहस चल रही होती है तो इतने में बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि सुबह सुबह ही तुम लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, अभी से तुम लोग लड़ते हो तो बाद में तुम लोगों का क्या होगा? तो जॉशू कहने लगता है कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई और सैंगची से भी कह देता है कि इसे मजाक समझकर टाल देना। सैंगची को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि इसने शादी वाली बात को मजाक कैसे समझ लिया है। और फिर लास्ट में वो वाला दिन भी आ जाता है जब जॉशू ने डिस्चार्ज होना होता है तो वो पैकिंग वगैरह करके जाने लगता है तो और मैं आकर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मुझे छुट्टी मिल गई है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम लोग शादी भी कर लेना। तो वो कहता है कि नहीं अभी ये बहुत छोटी, इसकी शादी नहीं हो सकती, इसके लिए अभी इलीगल है। ये बात सुनकर सैंगची कहने लगती है कि और मैं ना फिक्र मत करे, हम जल्दी शादी कर लेंगे, आप बस अपना यहाँ पर ख्याल रखना। ये कहकर उसका सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। जॉशू उसके पीछे से आकर कहने लगता है कि तुमने कहा कि हम जल्दी शादी कर लेंगे। तो वो कहने लगती है कि मजाक स्टार्ट भी तो किसने किया था? तो जॉशू कहता है कि वो मैं हॉस्पिटल में रह रहकर बोर हो गया था इसलिए मैंने मजाक कर लिया। तो सैंगची कहने लगती है कि तुम्हें मजाक करने के लिए सिर्फ मैं ही मिली हूँ। ये कहकर गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जॉशू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और घर आने के बाद वो उसे कहता है कि मेरे साथ खाना खा कर जाना। पर उसके वॉशरूम में जाने के बाद सैंगची को वही वाले सारे सीन याद आ रहे होते हैं जिसमें एक्सीडेंटली किस हो जाती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। यही बातें सोच रही होती है, फिर उसके लिए कुछ चीजें वगैरह लिखने लगती है। जॉशू भी आकर देख रहा होता है कि ये क्या लिख रही है। तो वो कहती है कि तुमने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, तुमने रात में देर तक जाकर काम नहीं करना और जैसे ही उठो तो तुमने एक्सरसाइज के लिए भी जाना है। तो वो उसकी बातें सुनता जाता है और सैंगची कहती है कि जब तुम फ्री हो और ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें बाई ट्रीट के लिए लेकर जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि ट्रीट तुम्हें नहीं बल्कि मुझे देनी चाहिए, आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब किया है। तो वो कहती है कि ओके और फिर उसे कहते हैं कि
मुझे थोड़े असाइनमेंट्स वगैरह भी करनी है, तो मुझे अभी जाना होगा। पर जोशु तो उसे रोक रहा होता है कि खा पी कर जाना, पर वो नहीं रुकती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने के बाद उसका कॉन्टेक्ट में नेम चेंज कर भाई नंबर 2 रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात में जोशु जब काम करने के बाद उठता है तो सभी उसके लिखी हुई छोटी छोटी पर्चों को उतारने लगता है और उस पर जो बात उसने लिखी होती है उस पर कहता है कि ये मैंने कर लिया और रात देर तक मत जागना। इस पर लिखता है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और फिर नेक्स्ट डे जब ऑफिस में आता है तो अपने ऑफिस वाले कुलीग से भी पूछने लगता है, अपनी बॉस से भी, कि मैंने तो उसके साथ थोड़ा छोटा सा मजाक ही किया था, वो तो पता नहीं मुझ पर क्यों गुस्सा है। तो वो कहती है कि लड़कियों का ऐसा मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और तुम्हें तो ये भी बताया कि उसका तो एक बॉयफ्रेंड भी है, तो वो उससे शादी करना चाहेगी या तुमसे करना चाहेगी। अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि उसको एक दिन खाने के लिए लेकर जाओ, सारी बात क्लियर करो। और फिर जोशु उसको मैसेज करने का सोचता है पर मैसेज कुछ नहीं लिखता। इतने में उसे जियांग की कॉल आ जाती है। उसकी कॉल अटेंड करके वो कहने लगता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना मुझसे कांटेक्ट मत करना। वो उससे बात करना चाह रही होती है पर जोशु उसकी कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हमें सेंगची दिखाई जाती है जो उसी लड़के मिंग के साथ मूवी देखने के लिए आई होती है। वो तो पहले कम डरती है पर मिंग एक मुर्गी को देख कर डर जाता है। वो उससे मूवी के बाहर आके पूछने लगती है कि क्या तुम्हें चिकन से डर लगता है। तो वह कहता है कि नहीं डर नहीं लगता, बस कभी कभी परिंदों से लगता है जिनकी चोंच बहुत तेज हो। और फिर जब उसे पसीना आया होता है तो वो वॉशरूम चला जाता है। उसके वॉशरूम जाने के बाद सेंगची भी इधर उधर देख रही होती है। यहीं पर हमारा पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।